आज का ये वेबिनार, जैसे कि हमारी परंपरा है कि हम शुरुआत हमेशा नवकार मंत्र की चैंटिंग से करते हैं। तो श्वेता जी, आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, नवकार मंत्र चला दीजिए। जय जिनेन्द्र। सर, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अ, आज का यह प्रोग्राम जो आज हम करने जा रहे हैं, दैट इज स्टे लीगल स्टे राइट। एक नॉर्मल प्रोग्राम इसको हम नहीं कंसिडर कर सकते। इट्स वेरी स्पेशल इन इन द कंटेक्स्ट कि बहुत सारे समय हम लोगों को पता भी नहीं होता है कि लीगल चीजें चलती कैसे हैं। देयर इज अ सेइंग दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपको अगर कानून का ज्ञान नहीं है तो वो आपके लिए कभी एक्सक्यूज नहीं बन सकता। तो आज की जो हमारा वेबिनार, जो हमारा ये नेशनल इवेंट हो रहा है, उसकी थीम ही यही है कि हम अपने लीगल राइट्स को समझें और अप्रोप्रिएटली उस पर अपना काम करें। जैसा जितने लीगल एस्पेक्ट्स से रिलेटेड विद द वीमेन, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम हमारा विमेन सेंट्रिक है, तो विमेन्स के लिए पूरे किस किस तरह के लॉज हैं, कैसे कैसे वो हम पर अप्लाई होते हैं, हमारी कहाँ कहाँ जरूरत है, एज पर लॉ हमें क्या क्या जानना चाहिए, क्या क्या हमारे को पता होना चाहिए, रिकवरीज कैसे हो सकती हैं, हम लोग अपने एसेट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इस सारी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, जिनमें हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ एडवोकेट राजेंद्र सिंघवी जी हैं, जो मुंबई से हैं। अ, आज ये एक बहुत ही प्रखर वक्ता और बहुत ही एक्सपर्ट नॉलेज इन द लीगल फील्ड में इनको कहूंगी, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम हम होस्ट कर रहे हैं रायपुर चैप्टर एंड थाईलैंड चैप्टर। तो आप सबके बिहाफ में मैं आप सभी का एक इनफॉर्मल वेलकम करती हूँ। फॉर्मल वेलकम एड्रेस के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी चेयरपर्सन शीतल जी दुक्कड़ का। शीतल जी, आज आए हुए सभी अतिथियों का आप स्वागत करें जेएलडब्ल्यू के बिहाफ में। थैंक यू रितु जी। सादर जय जिनेन्द्र। आज का ये इवेंट एमपीसीजी जोन इंटरनेशनल विंग और सीमा जी थाईलैंड से और रश्मि जी रायपुर से, प्रियंका जी हमारे एपेक्स की लीडर। तो आज इतना सुंदर इन्होंने ये इवेंट जो अरेंज किया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स कि ये बहुत जरूरत की चीज है हम लेडीज के लिए। पहले भी इवेंट करे हैं मगर होता ये है कि इवेंट तो हम सुन लेते हैं मगर बिल बनाने के समय में नहीं बनाते हैं, वो वैसे ही रह जाता है। तो आज के इवेंट के बाद, सेशन के बाद हम चाहेंगे कि आप लोग का जो जो जरूरी आप लोग फैमिली में डिस्कस करके जो भी जरूरी रिक्वायरमेंट होते हैं वो जरूर उसको पूरा करें। एंड थैंक्स टू एमपीसीजी जोन चेयरमैन भाई साहब भी है, हितेंद्र भैया भी है, उनका भी साथ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड बेस्ट विशेस फॉर द सेशन। थैंक यू राज भैया फॉर बिकमिंग आवर स्पीकर टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी। हमारा ये सौभाग्य है कि आज हमारे साथ एमपीसीजी के जोन चेयरपर्सन जुड़े हैं, जोन प्रेसिडेंट। ओके। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हितेंद्र भाई। और इस प्रोग्राम में आपके आने से जो चार चांद लगे वो हम बयान नहीं कर सकते। अ, मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, हमारी डीआईसी सोनाली जी दुक्कड़, जिनका बहुत बड़ा इंस्पिरेशन, बहुत मोटिवेशन हम सबको मिलता रहता है हर समय। हम अपने कमर को कस के रखते हैं उनके हर निर्देश को पूरा करने के लिए।
तो सबसे पहले मैं उनको आमंत्रित करूंगी एड्रेस के लिए। सोनाली जी दुग्गल, आपका। Thank you, Ritu ji. It's really a great pleasure to be in front of you all today. And it is a very good initiative taken by MPCG to collaborate with Thailand chapter. I mean, you are really looking forward for this kind of collaboration where, international wing also gets there. So, first of all, Jai Jinendra to everyone present here and all the very best to the team who are working hard towards. I mean, this is a very important topic today, what you have selected: stay legal, stay right. It's a very insightful program. So now it is time to explore our rights and responsibilities under this law and learn how to seek legal assistance. So this is really important. And thank you so much for having me here and wishing all the very best. Thank you. Thank you so much, Sonali ji, for your inspiring words. Now we have with us G2 Director and MPCG Zone Chairperson, Hiten Bhai ji. So I request Hiten ji, please address the gathering and motivate us to do more work in G2. And whatever we are doing, we need your guidance, please. Thank you, Ritu ji. Thank you. आदरणीय शीतल भाभी जी, सोनल जी, कुसुम जी, and everyone present from across India who has been witnessing this very unique program, which has been curated by MPCC Zone and Raipur chapter, in which the legal rights available to women across the India would be shared with you by an expert. एक एक्सपर्ट हमको बताएंगे कि आज की तारीख में वुमेन नीड्स टू बी अलर्ट रिगार्डिंग देयर लीगल राइट्स, रिगार्डिंग द अदर एस्पेक्ट्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। इनफैक्ट हमने हमारे ऑफिस में भी बोला है कि जो जो लोग देख सकते हैं दे शुड लिसन टू दिस प्रोग्राम। एंड thank you, Shital ji, for encouraging always MPCC zone to take up such programs. I hope कि आपकी लीडरशिप में MPCG एक फिजिकल प्रोग्राम भी नेशनल इवेंट करेगा। All the best to all the organizer and special thanks to Shital Bhabi, Sonali ji and everyone. Thank you very much. थैंक यू सो मच हितिन भाई, आपके इंस्पायरिंग वर्ड्स के लिए। और हम बिल्कुल आपके साथ मिलके बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा सेशन है, लीगल राइट्स, स्टे लीगल एंड स्टे राइट। तो इस सेशन को एड्रेस करने के लिए हमारे साथ है एडवोकेट राजेंद्र सिंघवी जी। उनका परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी जोन कन्वीनर कुसुम जी श्रीमाल को। कुसुम जी प्लीज आए और पूरी गैदरिंग को राज जी से इंट्रोड्यूस करवाएं। थैंक यू रितु जी। सादर जय जिनेंद्र एवरीवन, एवरीबॉडी, सबको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत आप लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज सब इस प्रोग्राम में आए हैं। और सबसे पहले मैं अभिनंदन करती हूँ शीतल जी का, सोनाली जी का, रितु जी का, हितेंद्र भाई साहब का, हमारे जोन चेयरमैन, हमारी जोन चेयरमैन हितेंद्र जी, और दिलीप भाई साहब, चीफ सेक्रेटरी दिलीप भाई साहब, और हमारे चैप्टर के चेयरमैन तिलोक जी, शायद तिलोक जी भी आए होंगे अभी, तो उनको भी आप रितु जी एक बार देख लीजिएगा कि यदि भाई साहब भी आए होंगे तो उन सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मेरी सारी कोर कमेटी और वर्टिकल कन्वीनर प्रियंका जी, जिनके उससे हमने बोला था प्रियंका जी को कि ये वाला प्रोग्राम हमें करना ही है। और आज हम इस प्रोग्राम के लिए मैं सबको बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ कि आप सब लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। और मैं एक बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज मुझे राज भाई साहब का पूरा डाटा पढ़ने को मिल रहा है। तो और ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी राज भाई साहब आज हमको सब बताएंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहती हूँ।
राज भाई साहब एक बहुमुखी व्यक्ति हैं, जिन्हें कानूनी मामलों में विशेष रूप से संपत्ति विकास क्षेत्र में समृद्ध अनुभव है। श्री राज सर को विभिन्न कानूनी दस्तावेजों जैसे कि SRA परियोजनाओं और 33(7) परियोजनाओं के लिए मसौदा दस्तावेज कंपनियों और समाजों के निगमन और विभिन्न न्यायालयों और मंचों में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करने का समृद्ध अनुभव है। श्री राज सर का नेतृत्व और दूरदर्शिता उन प्रमुख कारकों में से एक है जो हमारे संगठन को कानूनी सेवाएं प्रदान करने वाली अन्य कानूनी फर्मों या व्यक्तियों के बीच अलग बताती है। श्री राज सर विभिन्न ग्राहकों और मामलों को संभालने और उन्हें कुशल और प्रभावी तरीके से निपटाने में माहिर है। वे लेक्स सर्विसेज के संस्थापक भी हैं, जो मुंबई स्थित एकमात्र स्वामित्व वाली कंपनी है और इसमें कई वकील, कानूनी सलाहकार और कई पैरालीगल और प्रशासनिक कर्मचारी शामिल हैं। ये ऐसे हैं हमारे राज भाई साहब सर, जो आज हमारे बीच में पधारे हैं और उनका सेशन से हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो मैं बहुत बहुत राज भाई साहब को धन्यवाद देती हूँ और स्वागत करती हूँ, अपने जोन से भी और थाईलैंड से भी, दोनों तरफ से। थैंक यू। थैंक यू सो मच कुसुम भाभी, राज जी का परिचय देने के लिए। और इतनी शुद्ध हिंदी शायद बहुत सारे लोगों के ऊपर से गुजर गई होगी। थोड़ा उसको और नॉर्मलाइज करते हैं, ससम्मान बुलाते हैं राज जी को। राज जी को मैं बहुत समय से जानती हूँ और मैं जितना जानती हूँ वो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सरल शब्दों में हमें अपने बारे में, अपने राइट्स के बारे में, अपने काम के बारे में बताएंगे। तो राज जी प्लीज आपको ये मंच सौंपती हूँ, सभी का मार्गदर्शन करें। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी, आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैं इनफैक्ट सोच रहा था बीच में कि इंटरप्ट करूं। चलो अच्छी बात है। एक्चुअली हितेन जी पूरी कैसे हो भाई? जस्ट 1 मिनट ले रही हूँ राज जी आपका। हमारी पूरी एपेक्स की टीम यहाँ पर है, सारे आपको देखकर बड़े आनंदित हैं एंड उन सबका भी मैं आज इस मंच पर उपस्थिति दर्ज करती हूँ। राज जी प्लीज। जय जिनेंद्र सभी को। आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल जो कम से कम बात कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट रखे। भले ही हम जूम पे है, बट आई डोंट लाइक टू हैव वन वे कम्युनिकेशन। बात करते रहेंगे तो मजा आएगा, आपको भी मुझे भी। हितेन जी कैसे हो? हितेन भाई साहब आई थिंक है, जस्ट 1 मिनट चेक। मैं और हितेन जी एक प्रोजेक्ट में साथ में काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो अपनी एक्सपर्टीज दे रहे हैं सो फार एज आर्किटेक्चुरल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और मैंने उसका लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखा है। पनवेल में, बॉम्बे में एक जगह है, साथ में हम कर रहे हैं। तो मैंने बोला चलो उनका प्रेजेंस एक्नॉलेज कर लेता हूँ। बिल्कुल है, वो यही है। ठीक है। अच्छा, अभी स्टार्ट में रितु जी ने कहा था कि वुमेन्स के सारे राइट्स कवर करेंगे, तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि हम सारे राइट्स आज नहीं कवर कर रहे। हम सिर्फ एस्टेट और प्रॉपर्टी रिलेटेड और सक्सेशन रिलेटेड सारे लॉज कवर करेंगे, क्योंकि अदर लॉज में बहुत सारा वुमेन्स राइट्स में क्रिमिनल साइड का अलग हो जाता है, वर्क प्लेस का अलग हो जाता है, मैट्रिमोनियल का अलग हो जाता है। सो इन वन सेशन सब कुछ कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इट वुड रिक्वायर मल्टीपल सेशंस एंड ऑफ कोर्स उनकी एक्सपर्टीज मेरी इतनी नहीं है। देयर वुड बी अदर स्पीकर्स व्हिच वी कैन कोऑर्डिनेट एंड वी कैन कनेक्ट। व्हाट वुड बी प्रेफर लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी या मिक्स? इंग्लिश वुड बी गुड। ओके, ग्रेट ग्रेट। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सक्सेशन एक्ट पे जाते हैं। सक्सेशन क्या होता है? किसको मालूम है सक्सेशन क्या होता है? उत्तराधिकार। उत्तराधिकारी। यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, एवरीबडी जो भी आंसर देना चाहे हिंदी में प्लीज। ज्यादातर लोग हिंदी सुनना चाहते हैं। मैं भी साइड में चैट बॉक्स खोल लेता हूँ, ठीक है ना? नहीं, आप आई थिंक हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलते हैं, वो सबको आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके ओके, ठीक है, हिंदी में बात करेंगे। कहीं जहां जरूरत है वहां इंग्लिश वर्ड्स का भी यूज कर लेंगे। दैट शुड बी फाइन। यस। ओके। सक्सेशन मतलब जो हमको इनहेरिटेंस में मिले, वारस
वडिलोपार्जित जगह या वारसा में जो जगह मिलती है उसको सक्सेशन बोलते हैं। एनीबडी नोज व्हाट इज सक्सेशन? ठीक है, एक आंसर आया, द राइट टू गेट योर वेल्थ एज अ सक्सेसर। चलो, योर वेल्थ नहीं, योर एंसेस्टर्स वेल्थ, फोरफादर्स वेल्थ। ग्रेट। सो वुमेन्स के पास एक स्पेशल राइट्स है इंडिया में, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सक्सेशन। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, आई एम ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट सक्सेशन सो फार एज हिंदू वुमेन्स आर कंसर्न। हिंदू गवर्न्स जैन्स, सिख्स एंड सो वी आर कवर्ड बाय एंड लार्ज। हम सब यहाँ पे हिंदू गवर्न ही बैठे हैं ना, कोई मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस नहीं है, करेक्ट? यस। ओके ओके। सो हम लोग अभी हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करेंगे, जिससे हम एज अ जैन्स हम लोग गवर्नड है। सो हिंदू सक्सेशन एक्ट में वुमेन्स के लिए एक स्पेशल पोजीशन है। नॉर्मली कोई मेल पर्सन जो होता है वो इनहेरिट करता है प्रॉपर्टी केवल अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से, अपने मदर से। बट वुमेन्स के केस में देयर इज अ स्पेशल पोजीशन, दे इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम थ्री सोर्सेस। फर्स्ट, अपने पेरेंट्स से, सेकंड हस्बैंड से, और थर्ड अपने सन से। ये शायद लीगल पोजीशन सबको नहीं मालूम होगी कि सन से भी प्रॉपर्टी वुमेन्स इनहेरिट करती है। सो ये तीन लीगल पोजीशन है, दैट इज वेयर द वुमेन्स राइट कम्स यूनिक। सेकंड, मेंस को जब कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिलती है, सो दैट प्रॉपर्टी इज नॉट हिज एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। लेकिन वुमेन्स के केस में ऐसा होता है कि वुमेन्स को जो प्रॉपर्टी मिलती है दैट इज हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। अब एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वो खुद अपने डिसीजन ले सके, उसको रखना, बेचना, उसका क्या करना नहीं करना, ये सारा अधिकार वुमेन्स को होता है। मान लो मैं मुझे कोई प्रॉपर्टी मेरे फादर से मिली एज एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी पे मेरा अकेले का अधिकार नहीं है, मेरे बच्चों का बाय डिफॉल्ट उसमें अधिकार है, तो मैं उसको अपनी मर्जी से अपने तरीके से डील नहीं कर सकता। वाइस वर्सा, अगर मेरी वाइफ को प्रॉपर्टी उसके फादर से मिली तो वो प्रॉपर्टी वो इंडिपेंडेंटली डील कर सकती है, एज इफ जैसी कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी। ये एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन लीगल पोजीशन में है, व्हेन अ मैन एक्वायर्स अ प्रॉपर्टी एंड व्हेन अ वुमन एक्वायर्स अ प्रॉपर्टी। सो वी शुड नो दिस। इंडिया में सक्सेशन एक्ट काफी रिमोट टाइम से डिवॉल्व हुआ है। ओरिजिनली वुमेन्स वर ट्रीटेड एज कैटल्स। कैटल्स कितने लोग जानते हैं? जैसे अपन घर में गाय भैंस को रखते हैं ना, वैसे वुमेन्स को ट्रीट किया जाता था प्रिमिटिवली काफी पहले। बट ग्रेजुअली थिंग्स चेंज्ड, और एक सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आया 2005 में, जब वुमेन को एट पार रख दिया विथ मेल्स। मतलब वुमेन को भी अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में राइट्स का अधिकार मिल गया। ये एक मेजर अमेंडमेंट आया 2005 में, एंड विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कितने लोग जानते हैं इस अमेंडमेंट के बारे में? ओके ओके, चलो ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। चैट बॉक्स में कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, बट वी कैन कंटिन्यू। सो अभी हमने डिस्कस किया कि वुमेन एक्वायर्स प्रॉपर्टी फ्रॉम थ्री सोर्सेस अंडर सक्सेशन। एक, अपने पेरेंट्स से। दो, अपने हस्बैंड से। मैंने इसे हस्बैंड मतलब हस्बैंड के भी पेरेंट्स की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसका राइट हो जाता है। थ्री, अपने सन से। सो ये तीन मेजर चेंजेस है एज कंपेयर टू मेंस। मेंस सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, या फिर अपने पैटर्नल साइड की फैमिली से भी एक्वायर कर सकते हैं। मतलब जो प्रॉपर्टी में उनके पेरेंट्स को अदरवाइज राइट मिल सकता था, उसमें भी मेंस एक्वायर कर सकते हैं। सो दो एडिशनल सोर्स है वुमेन के पास, उसके खुद के पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज में से भी इनहेरिटेंस, और उनके सन की फैमिली में से भी इनहेरिटेंस। ये पोजीशन इसलिए रखी गई है सो दैट वुमेन्स आर सिक्योर्ड, सोशल स्टेबिलिटी मिले, उनको इक्वलिटी मिले, और
उनका मेंटेनेंस हो और उनको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा ये सक्सेशन का लॉ है वो टुवर्ड्स वुमेन प्रोटेक्शन टिल्टेड है। सो अब जब हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं तो लेट अस से एक लाइव एग्जांपल लेते हैं कि वुमेन हैज मल्टीपल रोल्स, वन एज डॉटर, टू एज वाइफ, थर्ड एज मदर। प्राइमरीली 3 रिलेशंस में अपन डील करते हैं, वन एज डॉटर, टू एज वाइफ, थ्री एज मदर। सो एज अ डॉटर शी कैन गेट इनहेरिटेंस फ्रॉम हर पेरेंट्स, दैट इज उनके फादर के प्रॉपर्टी में उसका समान अधिकार है एज कंपेयर टू हर ब्रदर। मतलब फादर के पास अगर फ्लैट है और फादर को अगर कुछ हो जाता है तो वाइफ मतलब उनकी डॉटर को उतना ही शेयर मिलेगा जितना कि उसके भाई को मिलेगा, इक्वल शेयर, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सो अगर फादर एक्सपायर होते हैं और घर में एक लड़का एक लड़की है तो उसके 3 हिस्से होंगे, 3 हिस्से में एक हिस्सा उसकी उनकी मदर को यानी कि फादर की वाइफ को, दूसरा हिस्सा एक सन को और तीसरा हिस्सा एक डॉटर को। इस तरह से 3 हिस्से होते हैं, 3 शेयर्स। सिमिलरली मदर को अगर कुछ हो जाता है और मदर की अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो मदर, नाउ वी आर टॉकिंग इन केस ऑफ डॉटर्स, मतलब बेटी का अधिकार उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में, पेरेंट्स को आप फादर, पेरेंट्स को आप मदर। पेरेंट्स को आप मदर में अगर हम देखेंगे तो अगेन सेम सिचुएशन रहेगी। अगर वाइफ मतलब उनके अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उनके हस्बैंड का 1 शेयर रहेगा, 1 शेयर सन का रहेगा और 1 शेयर डॉटर का रहेगा। सो दैट इज हाउ 3 इक्वल शेयर्स। सिमिलरली अब हम चलते हैं टुवर्ड्स हस्बैंड। अगर हस्बैंड को कुछ हो जाता है और अगर हस्बैंड ने विल नहीं बनाई है तो शेयर, एक शेयर वाइफ लेगी और एक शेयर बच्चा लेगा, ईच 1 शेयर। इस तरह से वो डिवॉल्व होती है। थर्ड सिचुएशन होती है कि हस्बैंड नहीं है और अगर सन को कुछ हो जाता है तो सन की जो प्रॉपर्टी होगी उसमें भी सन की वाइफ का एक शेयर होगा, सन की मतलब मदर मतलब खुद का एक शेयर होगा और उनके बच्चों का शेयर होगा। इस तरह से वो प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। ये लीगल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कम लेडीज लोग को ये पता होता है कि हमारे बच्चों के प्रॉपर्टी में भी हमारा अधिकार है। नहीं, मेरे ख्याल से काफी लोगों को पता भी नहीं। करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए एक वुमेन को स्पेशल प्रोटेक्शन है फ्रॉम 3 सोर्सेस। अब यही अगर लेट अस से मैं हूं, मेरे सन को कुछ हो जाता है तो मेरे सन के प्रॉपर्टी में मेरा राइट नहीं है, लेकिन अगर मेरे सन को कुछ हो जाता है मेरे वाइफ का राइट उसमें है। दैट इज द डिफरेंस। सो माई वाइफ हैज प्रोटेक्शन, आई एम नॉट हैविंग एनी प्रोटेक्शन सो फार एज राइट इन द प्रॉपर्टी इज कंसर्न। ये सारे टेक्निकल प्रोविजन इसलिए इतने ट्वीट है सो दैट एटलीस्ट अ वुमेन शुड नॉट, यूजुअली जो कॉन्सेप्ट है अभी भी इंडिया में कि मेजोरिटी ऑफ द वुमेन्स आर हाउसवाइफ्स एंड दे आर डिपेंडेंट। सो एक डिपेंडेंट वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे लीगल पोजीशंस इस तरह से फ्रेम किए गए हैं। बट दैट डजंट मीन इफ अ वुमेन इज एन इंडिपेंडेंट तो उसको प्रोटेक्शन नहीं है। देयर इज नो सच डिस्क्रिमिनेशन। इंडिपेंडेंट वुमेन अगर सेल्फ अर्निंग वुमेन है तो भी उसको ये सारे प्रोटेक्शन है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अबाउट इट कि वेदर इट इज हाउसवाइफ और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वुमेन। सिमिलरली मैंने अभी भी आपको ये बताया कि जो प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ वुमेन इज एज इफ इट इज हर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। वुमेन को प्रॉपर्टी एंसेस्टर से मिलती है, वुमेन को प्रॉपर्टी खुद जो कमाती है वो होती है, और अदरवाइज जो तीनों शेयर्स जो मैंने अभी बताए फादर से, हस्बैंड से या सन से जो शेयर्स मिलते हैं वो सारे भी वुमेन के हैंड्स में एक एसेट है। ऑल दीज एसेट्स आर हर सेल्फ एक्वायर्ड एसेट्स के जैसे ट्रीट किए जाएंगे। शी इज इंडिपेंडेंट टू डील विथ द वे शी वांट्स। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कल उसका बेटा उसको नहीं पूछ सकता कि माँ भाई तुमने इस प्रॉपर्टी का क्या किया जो मेरे नाना जी से आपको मिली, आपने इसको कैसे बेच दी मेरी परमिशन के बिना। पोते का कोई राइट नहीं है अपनी नाना के प्रॉपर्टी में। अगर माँ है तो माँ कैन डील विद द प्रॉपर्टी द वे शी वांट्स टू डील विद। दैट इज हाउ अ वुमेन हैज अ स्पेशल स्टेटस। वाइस वर्सा अगर दादा की प्रॉपर्टी में बेटा पोता जो है अगर पिताजी बेचने जा रहे हैं तो पोता कैन से कि भाई पिताजी आप बेच नहीं सकते, मैं भी हूं।
You have to protect me first because it is my दादाजी's property and not your property. अब प्रॉपर्टी में दो तरीके सक्सेशन होते हैं, एक होता है इंटरस्टेट सक्सेशन, दूसरा होता है टेस्टेड सक्सेशन। अभी तक का क्लियर है सबको? एनी डाउट स्टिल नाउ? राज जी, मुझे पूछना है, हाँ, जैसे हमने डॉटर्स की बात करी, तो डॉटर इन लॉ के लिए क्या एप्लीकेबल होगा? हस्बैंड शेयर। ओके। हाँ हाँ, जब मैं हस्बैंड बोल रहा हूं तो उसमें बाय डिफॉल्ट हस्बैंड के पेरेंट्स आ गए, सो थ्रू हस्बैंड हो गया वो, है ना? ठीक है। अभी दो तरीके से प्रॉपर्टी मिलती है, एक होती है कि प्रॉपर्टी मिली टेस्टेस्टेट, मतलब यानी फादर, हस्बैंड या अपना सन, जो भी अगर एक्सपायर हो गए विदाउट लिविंग एनी विल, मतलब उन्होंने अपनी वसीयत अगर नहीं बनाई, तो उस सिचुएशन में वुमेन्स का राइट कैसे आएगा, उसका एक प्रॉपर फॉर्मूलाज है। मैंने भी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया कि एक एक शेयर उसमें मिलता है। दूसरी पोजीशन है कि विल, अगर कोई इन तीनों में से अपनी वसीयत बना जाए और वसीयत में एक वुमेन को अपना राइट दे दे, तो उसको कैसे डील करेंगे, वो तो ऑफकोर्स विल में जिस तरह से डिफाइंड है उसी तरीके से वो शेयर मिलेगा। उस सिचुएशन में नॉर्मल जो ये सक्सेशन वाला प्रोविजन मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया वो एप्लीकेबल नहीं होगा। देन विल सुपरसीड द सक्सेशन मैकेनिज्म। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में ये जो सक्सेशन है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो क्या था कि हर एक के 2 4 5 बच्चे होते थे, तो सक्सेशन इतना डिफिकल्ट नहीं था, बहुत सिंपल था, बच्चों को जाएगा, जो है सब बच्चों को जाएगा। लेकिन आने वाले टाइम में सबके एक एक बच्चे या कईयों के तो कोई बच्चे नहीं है, तो उस सिचुएशन में सक्सेशन बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि उसमें सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री के भी रिलेशंस जो क्लास होते हैं, फर्स्ट क्लास 1 लीगल एड्स अगर नहीं है, तो क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 अलग अलग कैटेगरी के लीगल एड्स में वो प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है। सो स्पेशली अगर आपके फैमिली में आपके भाई बहन, आपके बच्चे और वाइस वर्सा, मतलब अपने सिबलिंग्स ले लो या अपने नीचे वाले लीनियर डिसेंडेंट्स ले लो, अगर उनके बच्चे नहीं हैं तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है कि वो डिवोल्यूशन किस तरह से होगा, और फॉर दैट वी शुड नो अवर सक्सेशन राइट्स क्लियरली। लेकिन आज हमारा टॉपिक हम कन्फाइंड रखते हैं सो फार एज वुमेन्स आर कंसर्न। सी, अपने राइट्स पता होना बहुत जरूरी है। यू शुड नो कि आपके राइट्स क्या है। आप भाई की प्रॉपर्टी में क्लेम करो नहीं करो, उसको वेव कर दो, रेलिंक्विश कर दो, ये आपका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि आपका राइट है, कितना है और कितना आप क्लेम कर सकते हैं। करेक्ट? I want to ask a question. Can a will हाँ, be ever challenged? किसी केस में ऐसा हो सकता है कि विल को चैलेंज करा जा सके? विल चैलेंज किया जा सकता है। जी, मान लीजिए Will- किसी ने विल लिख के दी, वो चले गए, पास अवे हो गए और हाँ। पीछे वाले एग्री नहीं कर रहे, तो किस केस में विल को चैलेंज किया जा सकता है? उस पे अपन आते हैं, विल वाला टॉपिक अभी थोड़ी देर बाद लेंगे, उसमें वी विल डील विद दिस कि विल चैलेंज होती है नहीं होती है, किस सिचुएशन में चैलेंज होती है और किस सिचुएशन में वो सेट असाइड की जा सकती है, वो सारा हम अच्छे से उसमें डील करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विल। सो अभी हमने एक तो सबसे पहले सक्सेशन मैकेनिज्म डिस्कस किया कि सक्सेशन किस तरह से होता है। हमने ये डिस्कस किया कि राइट ऑफ डॉटर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कैसे होता है, वो हमने डिस्कस किया। राइट ऑफ मदर इन सन्स प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया अभी, कि मदर विल हैव अ शेयर इन हर सन्स प्रॉपर्टी इफ सन डाइज, if something happens to son। एक वाइटल टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है स्त्रीधन। कितने लोगों को स्त्रीधन के बारे में मालूम है? चल, एटलीस्ट फ्यू पीपल आर लिसनिंग टू मी। ठीक है, तो स्त्रीधन जो चीज है वो ये है कि जो एसेट्स मूवेबल इमूवेबल जो भी एक लेडी को मैरिज से पहले जो मिलती है, मैरिज के टाइम पे जो मिलती है और मैरिज के बाद में, मतलब किसी ने शादी में जो सब सोना लत्ता दिया या कोई फ्लैट वगैरह दे दिया, कोई जमीन संपत्ति इत्यादि दे दी, या बच्चा जब हुआ तब किसी ने कुछ दिया,
या किसी भी ओकेशन पे किसी रिलेटिव ने, नॉन रिलेटिव ने, किसी ने भी जो गिफ्ट्स वगैरह दिए, उसको हम स्त्रीधन कंसीडर करते हैं। एक वाइफ को मेंटेनेंस के लिए अगर अपने डिवोर्स हस्बैंड से कुछ मिलता है तो उसको हम स्त्रीधन कंसीडर करते हैं। अगर एक लेडी को कुछ चीजें गिफ्ट में मिली पेरेंट्स से या हस्बैंड से या किसी से भी, तो उसको हम स्त्रीधन कंसीडर करते हैं। बर्थडे एनिवर्सरीज पे अगर हस्बैंड कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसको हम स्त्रीधन कंसीडर करते हैं। इस तरह से वेरियस सोर्सेस से स्त्रीधन एक लेडी के पास होता है, और उस स्त्रीधन से अगर कोई संपत्ति खरीदी गई तो वो भी स्त्रीधन ही है। सो दीज आर ऑल स्त्रीधन्स, और ये एक इंडिपेंडेंट लेडी का राइट होता है, उसके ऊपर हस्बैंड का कोई राइट नहीं होता। हस्बैंड हैज नो राइट ओवर स्त्रीधन। अगर 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 कोई लेडी वुमेन एक्सपायर हो जाती है इंटेस्टेट, और उसका जो स्त्रीधन पीछे छूट जाता है, तो उस स्त्रीधन के ऊपर उसके बच्चों का अधिकार होगा, बेटे और बेटी का, हस्बैंड का अधिकार नहीं होगा। ये एक थोड़ा सा एक डिस्टिंक्शन फैक्टर है। मैं सारी वही बातें कर रहा हूं जो जनरल डोमेन में आप लोग को नहीं पता होगी, या पता होने के चांसेस थोड़े कम। नॉर्मली अगर एक वाइफ ने खुद से पैसा कमा के अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, और उसके पीछे वो प्रॉपर्टी में उसके बेटे का हक होगा, बेटी का हक होगा, हस्बैंड का हक होगा, लेकिन अगर वो उसका स्त्रीधन है तो उसमें सिर्फ उसके बच्चों का हक होगा, हस्बैंड का हक नहीं होगा। व्हेन आई से हस्बैंड का हक नहीं होगा, तो हस्बैंड की पूरी साइड जो है, यानी हस्बैंड के भाई बहन, हस्बैंड के माता पिता, उन सब का कोई अधिकार उसमें नहीं रहेगा। स्त्रीधन गोज ओनली टू चिल्ड्रंस। वन सेकंड, आई हैव अ क्वेश्चन। जो मतलब मान लीजिए कोई लेडी है, शी इज अक्यूमुलेटेड सम अमाउंट ऑफ गोल्ड और व्हाटएवर कैश और समथिंग, तो वो जो अक्यूमुलेट करती है बाय द टाइम ऑफ हर, लाइक यू नो, वंस शी इज मैरिड एंड टिल शी इज देयर, सेविंग्स, वो जो सेविंग्स है, वो जो अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, वो क्या है? उसमें एक डिस्टिंक्शन है। अगर उसको गिफ्ट्स ग्रांट्स मिले तो वो उसका स्त्रीधन हो गया, और उसके हस्बैंड ने जो घर खर्च के लिए पैसा दिया उसमें से बचा के उसने खरीदा, तो उसके हस्बैंड की एसेट। सो ये एक थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है। लेकिन ऑफ कोर्स स्त्रीधन एक इंडिपेंडेंट वर्ड इसलिए डेवलप किया, और ये एक वुमेन के लिए बहुत मायना रखता है, और इसीलिए हम सबको रिकमेंड करते हैं कि जो स्त्रीधन है उसकी एक अपनी, हर लेडीज को अपनी एक सूची बना के रखना चाहिए कि ये मेरा स्त्रीधन है। एक लिस्ट बना ले कि फलाना हार मेरे को मेरी माँ ने दिया था, फलाना हार मेरे पिताजी ने दिया था, फलाना फ्लैट जो है मेरे पेरेंट्स ने दिया था, फलाना गाड़ी जो है मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट में दी थी, इत्यादि। इस तरह से कोई LIC पॉलिसी अगर किसी ने, पेरेंट्स, कभी कभी बहुत बार लड़कियों की शादी हो जाती है फिर भी उसके पेरेंट्स LIC पॉलिसीज वगैरह पे करते हैं बच्चियों के लिए, सो दैट इज हर स्त्रीधन। एक बहुत बार कंफ्यूजन होता है स्त्रीधन और डाउरी, दोनों में फर्क है। डाउरी इज गिवन ऑन डिमांड, मतलब डिमांड रखी जाती है और वो जब हैमर की जाती है तो उसको डाउरी कहते हैं। और स्त्रीधन, स्त्रीधन जो होता है अपनी मर्जी से दिया जाता है। एक माता पिता अपनी बच्ची को शादी में जो अपनी खुशी से देते हैं वो स्त्रीधन है, और इन लॉज के डिमांड पे जो देते हैं वो डाउरी है ना। तो डाउरी देना इंडिया में इलीगल है, डाउरी देना भी और मांगना भी। माय टीम इज आस्किंग, डाउरी पे किसका हक है? मैं पहले तो ये बोल दूं कि वो चीज इलीगल है ना। सो अगर मैंने किसी से डाउरी ले ली, मैं मेरी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि किसी और को ऑफेंड नहीं करना चाहता। मैंने अपने बच्चे की शादी में मेरी बहू के इन लॉज से मैंने डाउरी मांग ली, तो सबसे पहले तो मांगना इलीगल है, गैर कानूनी, इट्स अ क्राइम इन इंडिया। अब मैंने मांग ली, तो जो चीज मुझे एज अ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिलेगी वो उस पर मेरा कोई अधिकार है नहीं, क्योंकि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो उसी का है जो ओरिजिनल सोर्स है। मतलब समझो मेरे ससुर जी ने मुझे डाउरी में 100 रुपए दे दिए, डाउरी में, हाँ, खुशी से दे दिए, वो अलग बात है। डाउरी में अगर दिए, मैंने मांगे और उन्होंने मुझे दिए, तो वो पैसा जो है मेरे ससुर जी का है। सिमिलरली मेरे साले ने अगर मुझे डाउरी में कुछ दे दिया तो वो मेरे साले का है ना। सो द सोर्स गोज बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट हैज बीन ओरिजिनेटेड।
क्लियर हो गया ना ये डिस्टिंक्शन बिटवीन डाउरी एंड स्त्रीधन में नहीं डाल सकते क्या? ये जो डाउरी का आया, मतलब मांग के नहीं, वो जो गिफ्ट में ही देते हैं, तो वो स्त्रीधन में जाएगा ना, वो तो डाउरी में नहीं जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अब इसमें डिस्टिंक्शन है, अगर अगर मेरे ससुर जी मेरी वाइफ को कुछ पैसा दे रहे हैं तो उसका स्त्रीधन हो गया। बट उसको हमें नोटिफाई करके उसका टैक्स तो देना है, वो भी तो करना पड़ेगा, ऐसे रखा वो हुआ तो नहीं टैक्स चलेगा। टैक्स एंगल अलग है, वो उस पर भी हम नहीं जा रहे। सबसे पहले तो मुझे गिफ्ट मिला, अगर मुझे कोई चीज गिफ्ट मिल रही है वेदर इट इज स्त्रीधन और अदरवाइज, मुझे उसका अगर वो टैक्स ब्रैकेट में आता है तो मुझे टैक्स तो पे करना ही है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है ना। दैट इज देयर, टैक्स वी हैव टू पे। लेकिन उस स्त्रीधन को लेडीज मतलब वुमेन जो है अपनी मर्जी से अपने तरीके से खर्च कर सकती है, उसका उसके ऊपर पूरा अधिकार है। अकाउंटेबल नहीं, आप अपने मेकअप के सामान उससे खरीद सकते हैं, आप अपनी मर्जी से जेवर खरीद सकते हैं, हस्बैंड पूछ नहीं सकता भैया तुमने क्यों खरीदा। नो, हस्बैंड हैज नो से इन दैट। सो पिताजी से जो हार मिला या जेवर जो मिले उनको अगर गला के नया कुछ बनाने का मन करे तो हस्बैंड की कंसेंट लेना लीगली मैंडेटरी नहीं है, बाकी आप लो आपकी इच्छा। सो आप ना आप आंसरेबल हो अपने बच्चों को। आपको अगर जो स्त्रीधन मिला है यानी आपका जो कोई पेरेंट से जो जो चीजें आपको मिली है उन चीजों को आप जैसे चाहे वैसे बनाओ, बच्चों से पूछना जरूरी नहीं है, हस्बैंड से पूछना जरूरी नहीं है लीगली। अदरवाइज आपका फैमिली है ना। सो ये स्त्रीधन पार्ट क्लियर हो गया। तो फिर बोलने से ही श्रीधन हो जाएगा क्या, कि कुछ भी हम बताएंगे वो श्रीधन है तो वो माना जाएगा? ऐसा थोड़ी होता है, कुछ तो लिख के देना पड़ता होगा ना। नहीं, अभी इसमें है कि उसको डिस्प्यूट कौन कर रहा है ना। अब अगर ये मैटर कोर्ट में जाता है तो थोड़ा सा आपका क्वेश्चन राइट है कि टिपिकल हो जाएगा कि ये प्रूव कैसे करेंगे। प्रूव करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, पर पता है आप लोग ने देखा होगा शादी ब्याह में कभी कोई जेवर पहना रहा है किसी को तो उसका फोटो खींचा जाता है। इनफैक्ट आई गेस हमारे जेएनयू में जब हम डाउरी देते हैं तब जो घर के बड़े होते हैं वो एक नो हमें डाउट। वीडियो बना के भी देते हैं शायद। हाँ हाँ, अभी एक सिंपल है कि जब पाना बनाया जाता है हमारी साइड में उसको पाना बोलते हैं, कि उस पे 5 मिनट गांव के कुछ लोग मिलके पाना बनाते हैं, लिख बुलाया जाता है। सो दैट इज त्रिधन, है ना। उस लिस्ट में जो सारा सामान आ गया, अगर अपने में शायद ये करते हैं, कन्यादान जब होता है, जो गौदान या कन्यादान जिसको अपन बोलते हैं, जस्ट फेरे के इमीडिएटली बाद में आपने देखा होगा लोग एक पर्ची लेके लिखना शुरू करते हैं, किसी ने 100 दिए, किसी ने 500 दिए, किसी ने सोने की चीज दिया, जो भी जैसे जिसने दिया उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है। वो लिस्ट स्त्रीधन है क्योंकि वो बेटी को दिया जा रहा है ना। सो इतना डिफिकल्ट नहीं है स्त्रीधन को मेंटेन करना या उसको कहीं ना कहीं से एविडेंसली रिकॉर्ड करके प्रूव करना, बस इतना ही है कि वो कागज अपने हाथ में रहे। वही वो बोल कागज रहे कहीं थे और चला गया तो कागज कहाँ गड़बड़ है। जाएगा, तो किसको पता रहता है। करेक्ट तो करेक्ट। इतना तो बच्चियां नहीं ध्यान रखती होंगी ना अभी भी, मतलब लेडीज भी आई थिंक कि कोई नहीं रखा होगा कि तब का कागज अभी तक कोई संभाल के रखे, कि वी मैंने तो फोर्टी संभाल प्लस के रखा है ईयर। अपनी बीवी का। उसके पीछे भी रीजन है, मैंने अपना स्वार्थ देखा। कल बीवी ये क्लेम नहीं कर लेगी बहुत ज्यादा था, कम से कम मेरी बीवी पूछे भाई मेरा स्वीडन कहाँ है, तो मैं बोलूंगा ये रहा तेरा कागज, ये रहा तुम्हारा स्वीडन, तुम रख लो भाई, आज ही रख लो पहली फुर्सत में। सुन लीजिए सारे लेडीज, देख लीजिए हस्बैंड क्या सोचते हैं राज भैया के थ्रू। जब है प्राची। घर ना। में बहू भी आती है तब भी वो जो गिफ्ट देते हैं वो किसका होता है, फिर बहू का ही होता है। अगर आप अपनी बहू को गिफ्ट दे रहे हो तो बहू का है, वो स्त्रीधन हो गया उसका। लेटर से मैंने अपनी बहू को अगर एक सोने का हार दिया अपनी खुशी से तो वो मेरी बहू का हो गया, वो उसका स्त्रीधन हो गया। बाद में अगर कोई डिफरेंस आते हैं, डिस्प्यूट आते हैं, डिवोर्स की इत्यादि बात आती है, वो आगे की बात आगे, पर एक बार के लिए वो स्त्रीधन है ना। वो मैट्रिमोनियल साइड को जो है वो हम कभी किसी और दिन किसी टॉपिक में कोई राइट स्पीकर के थ्रू हम डिस्कस कर लेंगे। बट यस, कुसुम जी ने जो सवाल पूछा वो सही है कि उसका आंसर यही है कि वो स्त्रीधन है ना। मतलब एक लेडी को स्त्रीधन जो है उसके खुद के पेरेंट्स से, उसके इन लॉ से, उसके हस्बैंड से, उसके बच्चों से, कभी कभी बेटा भी अपनी खुशी से अपनी माँ के लिए कुछ बना देता है जेवर। मैंने एक वर्ड यूज किया कभी कभी, कभी कभी। है ना। हाँ। पर बनाते जरूर हैं, बनाते हैं हम भी, मैंने भी अपनी माँ के लिए कुछ, ऑफ कोर्स मैं तब कमाता नहीं था पर जो कुछ बन पाता था करते थे।
सो ये तो हो गया अधिकार की बात। अब अधिकार की बात में रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या? एक क्वेश्चन आया है, श्रीधन इज टैक्सेबल? यस, यस, इफ इट इज बियॉन्ड टैक्सेबल लिमिट इट इज टैक्सेबल। And that limit is 1.5 kg gold. Point वो 5, मुझे देखना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट में। 0.5 kg. For a female, it's 0.5 नहीं, and इन for दैट केस इट इज वेल्थ, वेल्थ वाली कैटेगरी में जाएगा, इनकम में नहीं आएगा, है ना? इनकम में नहीं आएगा, वो वेल्थ में। वेल्थ में जाएगा, है ना? Yes. तो वेल्थ का स्लैब बहुत बड़ा है। अब अगर अब हमको राइट्स हमारे पता चल गए और किसी कारण से अगर हमारे एक मिनट, हाँ, क्या वुमेन्स की अर्निंग बिकम्स श्रीधन? नहीं, 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 जो एक लेडी खुद से जो कमाती है उसका श्रीधन नहीं है, वो तो उसका खुद का है। इट इज हर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, है ना? वो वाइफ का खुद का है। अभी दैट किसी इज को व्हाट शी हैज। कभी किसी को मान लो स्त्रीधन मिला, उनके पास अच्छे खासे पैसे आ गए और वो उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिए, प्रॉपर्टी की प्राइसिंग बढ़ती है और उससे इनकम आने लगती है, तो भी क्या वो स्त्रीधन ही रहेगा यस, या वो भी अलग श्रीधन ही अलग? रहेगा, वो भी श्रीधन ही रहेगा। मतलब बहुत बार पेरेंट्स लोग बच्चों को कोई फ्लैट इत्यादि दे देते हैं गिफ्ट में, या कोई जमीन जायदाद अगर दे देते हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो उससे जो रेंटल इनकम होती है वो भी श्रीधन है। उसको बेच के जो पैसा आएगा वो भी श्रीधन है। उसको बेच के जो पैसा आया उससे कोई संपत्ति खरीदी वो भी श्रीधन है ना? बट ऑफकोर्स वो बर्डन ऑफ प्रूफ लेडी के ऊपर है, ये प्रूफ करना कि मैंने जो पैसे से जो चीज खरीदी है वो उसी पैसे से खरीदी है जो श्रीधन की कैटेगरी में आता है ना? एक खाली लीगल पोजीशन में डिस्टिंक्शन देना चाहता हूं कि क्योंकि अब बहुत ज्यादा अल्ट्रा न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट आ गया। सो लेट अस से इफ देयर इज अ वुमन और उसको कुछ हो जाता है और उसके बच्चे नहीं है, समझना बात को, उसके बच्चे नहीं है और उसको उसके पास दो फ्लैट, एक फ्लैट जो उसके फादर से उसको मिला था और एक फ्लैट जो उसके फादर इन लॉ या हस्बैंड से उसको मिला था। आप सिचुएशन समझ रहे? देयर इज अ लेडी, उसके बच्चे नहीं है, उसके पास दो फ्लैट थे, जब वो एक्सपायर हुई एक फ्लैट उसको उसके फादर से मिला था और एक फ्लैट उसको उसके फादर इन लॉ से मिला था। करेक्ट है? यस। तो जो फ्लैट उसको उसके फादर से मिला था वो फ्लैट वापस चला जाएगा उसके फादर के फैमिली के साइड, बिकॉज शी डजंट हैव लीगल एड्स, उसके बच्चे नहीं है इसलिए। सिमिलरली जो फ्लैट उसको उसके फादर इन लॉ या हस्बैंड के साइड से मिला था वो फ्लैट वापस चला जाएगा हस्बैंड के साइड में। ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि एक लेडी को फादर से उसके फादर से कोई प्रॉपर्टी मिल गई, लेडी को कुछ हो जाने से बहुत बार उसका हस्बैंड उस प्रॉपर्टी में अपना क्लेम करता है। सो लेट मी बी लाउड एंड क्लियर कि उस सिचुएशन में हस्बैंड का उस प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं है, वो प्रॉपर्टी बैक गोज बैक टू हर फादर्स ग्रुप। क्लियर है बात, समझ में आई? बिल्कुल। और अगर उनके फादर इन लॉ ने जो गिफ्ट किया है उसका क्या होगा? हाँ, लेटर से अगर लेटर से कोई लेडी है जिसके बच्चे नहीं है, उसको फादर इन लॉ या हस्बैंड से जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या जो प्रॉपर्टी मिली है वो प्रॉपर्टी पे लेडी के भाइयों का क्लेम कोई नहीं होगा। वो प्रॉपर्टी अगेन गोज बैक टू हर फादर, हस्बैंड्स ब्रदर्स सिस्टर्स, हस्बैंड्स पेरेंट्स, हस्बैंड्स वाइस वर्सा। सो द लॉ इज वेरी क्लियर, द प्रॉपर्टी शुड गेट डिवॉल्व फ्रॉम द टू द लीनियर डिसेंडेंट्स। अगर लीनियर डिसेंडेंट्स यानी बच्चे अगर नहीं है तो द प्रॉपर्टी शुड गो टुवर्ड्स द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। क्लियर है बात? आजकल एक और नया प्रॉब्लम आ गया कि पहले के टाइम में लेडीज वुमेन एक ही शादी करते थे और फिर सेकंड मैरिजेस वगैरह नहीं होते थे, पर अब एक नया कल्चर आ गया वेयर इधर यू गेट डिवोर्स और यू गेट रीमैरिड फॉर वेरियस रीजंस। सो उसमें भी ये डिस्टिंक्शन है
व्हेन आई से हस्बैंड मीन्स विच हस्बैंड? लेट अस से फर्स्ट हस्बैंड से कोई प्रॉपर्टी मिली थी और अगर बच्चे नहीं है तो वो वापस उसी फर्स्ट हस्बैंड की फैमिली में जाएगी प्रॉपर्टी, नॉट टू द सेकंड हस्बैंड, नॉर इट विल गो टू द चिल्ड्रन ऑफ सेकंड हस्बैंड। मतलब लेट अस से एक लेडी को फर्स्ट हस्बैंड से बच्चे नहीं है, लेकिन फर्स्ट हस्बैंड से एक फ्लैट मिला है, करेक्ट? सेकंड हस्बैंड से बच्चे हैं और उस लेडी को कुछ हो जाता है, उस वुमेन को कुछ हो जाता है विदाउट मेकिंग अ विल, तो वो जो पर्टिकुलर फ्लैट है उस फ्लैट में उसके हस्बैंड का और उसके सेकंड हस्बैंड से जो बच्चे हैं उसका कोई क्लेम रहेगा नहीं, अनलेस शी मेक्स अ विल। अगर उसने विल बनाया और उनको दे दिया वो अलग बात है, अगर उसने विल नहीं बनाई तो वो जो फ्लैट है वो वापस चला जाएगा उसके फर्स्ट हस्बैंड और उनकी फैमिली के पास। क्लियर है? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। Loud and clear. ओके, सो इन सारे इवेंचुअलिटीज में अगर आपको आपका जो शेयर है वो क्लेम करना है और कोई नहीं दे रहा है तो एक ही लीगल पोजीशन है, यू कैन फाइल अ सूट फॉर पार्टीशन। आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में पार्टीशन का सूट फाइल कर सकते हैं और इंटरिम स्टेज पे आप बोल सकते हैं कि भाई इमीडिएटली हमको या तो उसमें उसका पोजीशन दिया जाए या कोहेबिटेशन का राइट दिया जाए, और उस तरह से उसका पार्टीशन क्लेम करके वो प्रॉपर्टी को बिकवा के अपना शेयर ले सकते हैं, या अगर वो डिविजिबल प्रॉपर्टी है तो उसमें डिवाइड करवा के अपना शेयर ले सकते हैं। दैट इज द ओनली लीगल रेमेडी विच यू हैव। प्लस उसको कोई और बेचे नहीं, कोई उसके साथ डील करे नहीं, उसका स्टे हम ले सकते हैं। सो दैट इज हाउ वी प्रोटेक्ट। Yes, daughter-in-law has a right in property. She has a right. वेल्थ टैक्स की कैटेगरी, ये जो सम गिफ्ट्स वाला जो क्वेश्चन था 20 साल पहले जो मिला, उसमें वेल्थ टैक्स की कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं तो यू विल हैव टू पे टैक्स, है ना? क्वेश्चन आंसर हम लोग सेशन रखा है, 15 मिनट्स अलॉटेड है। हाँ, फिर भी टॉपिक बाय टॉपिक रितु जी लेते चलते हैं अगर टॉपिक, क्योंकि देन वी विल स्विच टू टॉपिक ऑफ विल, है ना? ग्रेट। Can sister ask in brother's property if son and son's mother both are expired? ब्रदर्स प्रॉपर्टी, यस। अगर उनके बच्चे नहीं है, मतलब ब्रदर के बच्चे नहीं है, ब्रदर की वाइफ नहीं है, तो यस, सिस्टर विल हैव राइट इन द प्रॉपर्टी एट पार विथ हर पेरेंट्स। उसमें एक शेयर उसके मतलब ब्रदर के मतलब सिस्टर के माँ का, सिस्टर के पिताजी का और सिस्टर का रहेगा। अगर सिस्टर के पेरेंट्स भी नहीं है और सन भी मतलब ब्रदर भी नहीं है और ब्रदर के बच्चे भी नहीं है, तो यस, सिस्टर विल हैव एब्सोल्यूट राइट ओवर द प्रॉपर्टी। अच्छा, ये एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का डिस्टिंक्शन क्लैरिफाई करने की जरूरत है या इट इज अंडरस्टूड? एंसेस्ट्रल मतलब जो हमको किसी और सोर्स से मिल रही है, चाहे पेरेंट से मिले, फादर से मिले, मतलब हस्बैंड से मिले या बच्चे से मिले। और सेल्फ एक्वायर्ड मतलब खुद से जो पैसा कमाया उससे जो प्रॉपर्टी खरीदी, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। How can a lady prove her free run if she doesn't have a written documentation or any source for it? How can she prove it? फॉर एग्जाम्पल, अगर शादी में कोई गहने पहने, फोटोग्राफ दिखा के, या Because किसी ओकेशन, गहने अभी आजकल ट्रेंड हो गया, बहुत सारे सेट डालते हैं, यू डोंट वेयर एवरीथिंग। तो करेक्ट करेक्ट, कि आपने जो पहना उसके फोटोज हैं, बट हाउ अबाउट द रेस्ट, आप कैसे प्रूव करेंगे? और आपकी कस्टडी में है, कैश होता है कई बारी, यू प्रोवाइडिंग शेयर्स, यू डूइंग अदर स्टफ। चलिए, अगर प्रॉपर्टी है तो अपन प्रूव कर पाएंगे कि हाँ जी वहां से आई है। बाकी जो ये अदर थिंग्स होती हैं जिनका अपने पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, तो उन चीजों को कैसे प्रूव करते हैं? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर हम थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड करेंगे ना, प्रूव कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक सी, अगर हम पैरेलल इकोनॉमी यानी कैश कंपोनेंट को अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है।
अगर खरीदा है तो कोई बिल होगा, बिल का पेमेंट किसने किया वो होगा, चेक में पैसा गया होगा, कहीं ना कहीं अकाउंटेड होगा। तो उस सिचुएशन में किसी भी चीज को प्रूव कर पाना डिफिकल्ट नहीं है। लेट अस से अगर मैं किसी ज्वेलर के शॉप में जा रहा हूँ और मैंने एक हार खरीदा, नेकलेस, और अगर आप देखोगे कि बर्थडे के 2 दिन पहले का डेट है बिल पे, और बर्थडे के 2 दिन पहले का, मेरी वाइफ के बर्थडे के 2 दिन पहले का डेट है बिल पे, और मैंने उसका पेमेंट 2 दिन 3 दिन पहले किया है, तो मेरे वाइफ के लिए ये प्रूव करना कि ये मेरे हस्बैंड ने मेरे को गिफ्ट दिया था बहुत डिफिकल्ट नहीं है। करेक्ट। In case सो it's documented, तभी हम प्रूव कर पाएंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट प्रूव, राइट? मतलब अदरवाइज डिफिकल्ट है। वो अपने अदरवाइज पास फिर वो सेकेंडरी एविडेंस पे जाना पड़ेगा, फोटोग्राफ्स दिखाने पड़ेंगे, या किसी ओकेशन पे फैमिली फंक्शन में पहना है, कहीं डिनर करने गए वहां पे कोई फोटोग्राफ्स में पहना है। लाइक इट इज नॉट नेसेसरी कि आप गहने सिर्फ शादी त्योहार में पहनोगे ना, आप तो किसी भी दिन पहन सकते हो, कभी रक्षाबंधन में पहना होगा। तो कहीं ना कहीं फोटोग्राफ इज द ओनली वे जब आपने उसको खुद से कैरी किया है। I've come across a case of my friend, उनकी डॉटर का कुछ डिस्प्यूट हो गया, she got married, तो उन्होंने काफी जैसे डाउरी ऐसे दी थी कि भाई लॉट ऑफ गोल्ड कॉइन, लॉट ऑफ चेन्स शी गेव, रिलेटिव्स को हम लोग देते हैं, तो उस ढंग से उन्होंने काफी चीजें बांटी, एंड दैट वाज अ इमेंस अमाउंट, एंड दिस मैरिज गॉट डिसॉल्व, अभी डिवोर्स केस में है, लेकिन दे आर डिनाइंग टू गिव हर एनीथिंग एज सच। वो तो दैट केम इन माय माइंड कि ऐसी चीजें होती है जब हम डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं, जब भी हम लोग सोचते ही नहीं ऐसा कि वर्स्ट केस दिस कैन हैपन। So these guys, what they did, they disconnected the girl side. अब उसको डिवोर्स भी ढंग से नहीं हो रहा है ना, उसकी जो स्त्री धन है उसे लौट रहा है, और ये पूरा डिस्प्यूट में है सब कुछ। थोड़ा डिफिकल्ट है। शादी में यूजुअली हम 4 कैटेगरी या 3 या 4 कैटेगरी में एसेट्स को डिवाइड करते हैं। एक जो फादर अपनी बच्ची को देता है, एक जो ससुर अपने दामाद को देता है, और एक लड़की का मतलब जिसकी शादी है उसका फादर बारातियों को देता है। सो ऑल आर ट्रीटेड सेपरेटली। अपन अभी फिलहाल स्त्रीधन की बात करें, स्त्रीधन में वही कैटेगरी आएगी जो फादर ने अपनी डॉटर को दिया है। जो फादर ने मतलब फादर इन लॉ ने अपने दामाद को दिया वो स्त्रीधन नहीं होता। फादर इन लॉ या लड़की के फादर ने बारातियों को दिया वो स्त्रीधन नहीं होता। करेक्ट, दैट इज डिफरेंट। हाँ, इन केस ऑफ डिस्प्यूट जहाँ पे डिवोर्स तक की बात चली गई है, वहां पे अब क्योंकि वो शादी में खर्चा हुआ था, अब अब वो क्लेम करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक लड़की के फादर ने अपनी मर्जी से किया, खुशी से किया। अब वो लड़की का फादर बोलेगा अरे मैंने तो इतना खर्चा किया, आप सारा हमको सलटाओ। तो लड़का बोलेगा भैया तुमने दिया, बारातियों को दिया, मैंने थोड़ी ना बोला था। करेक्ट। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि हमने शादी में जो खर्चा किया और डिवोर्स के टाइम पे पूरा का पूरा खर्चा हम लड़के से या लड़की के फैमिली से वापस क्लेम कर सके। वो तो नहीं होना। हाँ, जो होना है वो ये है कि जो डिग्निटी से एक लेडी मैरिज के बाद रह रही थी, वो डिग्निटी से उसी लाइफस्टाइल के साथ, उसी फैसिलिटी के साथ डिवोर्स के बाद भी रहे, ये इंश्योर करना हस्बैंड का काम है जिससे हम डिवोर्स ले रहे हैं। दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। वो एक अलग पूरा सब्जेक्ट है, वो एक अलग पूरा चैप्टर है, कभी अलग से करेंगे। बट एक मैंने खाली ब्रॉडली आपको बता दिया कि मेंटेनेंस पार्ट हम क्लेम कर सकते हैं, खर्चे वाला पार्ट हम नहीं क्लेम कर सकते, है ना। सो अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा विल। मैं आप सबको बता दूं, मैं एक मिशन पे हूं, और मेरा मिशन है कि हमारा जो जैन समाज है या ह्यूमन काइंड एट लार्ज है, वो कम से कम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिटिगेशन से फ्री हो जाए। देयर शुड नॉट बी एनी लिटिगेशन और डिस्प्यूट सो फार एज द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज कंसर्न। और उसी के ऑब्जेक्टिव से मैं रेगुलरली विल के ऊपर सेशंस करता हूँ, सेमिनार्स करता हूँ, और स्पीचेस रखता हूँ, लोगों को परसुएड करता हूँ कि आप विल बनाओ। और विल बनाने के लिए मेरे से जो बन पाता है मैं मोटिवेट करता हूँ। कई बार तो मैं फीस भी नहीं लेता, वॉलंटरीली भी बिल बना देता हूँ लोगों की, और उसके लिए कोई कितने भी घंटे आके मेरे से चर्चा कर ले, समझने के लिए मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। आई एम ऑलवेज वेलकमिंग अ हेल्दी फैमिली एनवायरमेंट एंड हेल्दी फैमिली रिलेशन एट लार्ज।
नॉट जस्ट जैन्स या नो हिंदूज, बट एट लार्ज। सो उसी के प्रोसेस में मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड करता हूँ अभी के डिस्कशन को। अभी क्या टाइम हो रहा है, 4 बज गई है। ऋतु जी, हम कितने बजे तक बैठ सकते हैं? एक्चुअली 45 मिनट्स आपके लिए थे, आप देख लें जैसा भी। 45 मिनट्स में से लगभग 35 मिनट्स तो मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी। यस, इतना वास्ट है ये सब्जेक्ट, इतना वास्ट है कि समय की कमी तो होनी ही है। जबकि मैं समझ रहा था क्योंकि ये वीसी पे है तो फास्ट जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस है कि वीसी यूजुअली गोज मच फास्टर देन फिजिकल। फिजिकल में थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज इंटरेक्शन होता है, डिस्कशन होता है, सो एट टाइम्स इट इज स्लो एंड वीसी इज लिटिल बिट फास्ट। फिर भी आज थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे, कोई नहीं, इसको इंटरैक्टिव है थोड़ा ना सेशन। वास्ट रैप अप कर लेते हैं। चलो, एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक चीज जो है निश्चित है अपनी लाइफ में, वो होनी है। कौन बताएगा क्या? वरना सॉरी। ऋतु जी एकदम एप्ट है। Yes, और yes. कब ऋतु जी? नीतू जी सीए है ना, इसलिए सब पता है। हाँ हाँ, कब होगा ऋतु जी वो? डेफिनाइट है वो, ये डेथ डेथ इज डेफिनाइट, अदर देन दैट सब वेरिएबल हो सकते हैं। Very अच्छा, true. कोई ये बोल सकता है कि मैं अगले 10 मिनट डेफिनेटली जीऊंगा? हाँ। अच्छा, अगला 1 मिनट की कोई गारंटी दे सकता है क्या? नो। ये सेशन खत्म होते होते कि? अच्छा, ऐसा कौन बैठा है जिसके पास एसेट नहीं है? जिसके पास एसेट नहीं है वही हाथ उठाना। जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, नो एसेट्स, कोई है? सबसे ऐसा रिसोर्सफुल तो हो ही नहीं प्लेटफॉर्म है, सकता। हाँ सबसे रिसोर्सफुल प्लेटफॉर्म है। हाँ, जीतो के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं तो ऐसा तो कोई होगा नहीं जिसके पास कोई हो एसेट ही नहीं नहीं हो। सकता। जीतो छोड़ो, इवन अदरवाइज मेरे को ऐसा जैन आज तक नहीं मिला जो ये बोल दे कि मेरे पास कोई एसेट नहीं हाँ, इसलिए तो मारवाड़ी बोलते हैं। है। पर जैन सबसे So, समृद्ध कौमों में से है हमारी। ठीक है, तो हमारे पास सबसे एसेट्स है। और जनरली आई हैव सीन कि हिंदूज और जैन्स सेविंग में बिलीव करते हैं। कौन है ऐसा जो सेविंग में बिलीव नहीं करता? जो ये सोच रहा है कि भैया मेरे पास जो कुछ है वो मैं मरने के पहले खत्म करके जाऊंगा, ऐसा कौन सोच रहा है? कोई है? आई डोंट थिंक सो एनीबडी। कोई नहीं है। मतलब सब जन ये सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो हमारे पीछे वालों को देके जाएंगे। करेक्ट? कोई है ऐसा जो इससे कॉन्ट्रेडिक्टरी सोचता हो? महाराज साहब के अपने पास ब- तो जो एसेट है ना वो हम अपने में से किसी बच्चों के का ही पास नहीं होता है। है ना। वो एक ऐसी एसेट है जो साथ में लेके जाएंगे। हम लोग जो है सब यहाँ छोड़ के जाएंगे। अच्छा, कौन है जो ये सोचता है कि एसेट अपने साथ लेके जाएगा? नो। मटेरियल एसेट की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल, स्पिरिचुअल नहीं। ऐसा कोई मटेरियल एसेट है जो साथ में लेके जाएंगे हम? नहीं। नहीं है, तो हम छोड़ के जाएंगे। करेक्ट पूरा। है? सो हम एग्री करते हैं कि हम एक दिन जाएंगे। कब जाएंगे पता नहीं। मेरा पॉट दिख गया। So we don't know हम कब जाएंगे। मेरा आवाज आ रहा है? नहीं, आवाज आपकी प्रॉपर नहीं आ रही। अब आ रही है? नॉट येट। पहले ज्यादा बेटर। अब आ रही है? Now it is audible? नो, कट आप अगर ले Just लें a अपना प्लीज। पहले जैसे था वो ज्यादा बेटर था। बस आते ही होंगे वो 5 मिनट में सेट करके आगे सर। Am I audible now? यस यस। परफेक्टली। Okay, good. So हम लोग कहाँ थे अभी? एसेट्स के ऊपर थे। डेथ, हाँ जी। लीविंग द एसेट्स, कब तो हमने जाएंगे? अभी समराइज किया कि हमारे पास एसेट्स है और हम डेफिनेटली अपने पीछे इसको छोड़ के जाएंगे। करेक्ट? प्लस हम ये चाहेंगे कि वो एसेट्स का जो हो, अच्छा कौन चाहता है कि वो एसेट का मिसयूज हो? Nobody. नोबडी। अच्छा, कौन ये चाहता है कि उस एसेट से हमारे पीछे जो रहेंगे वो उससे झगड़े, दुखी हो, लिटिगेशन करें? कोई भी नहीं, नो। हाँ। कोई नहीं चाहेगा। कोई चाहेगा ही नहीं। और अगर ऐसा होने वाला हो तो उसकी जवाबदारी किसकी? हमारी अपनी।
पेरेंट्स की। जो हाँ विल नहीं बना के गया उसकी जिम्मेदारी। देखो, सारे एकदम नॉलेजेबल है, ये टॉपिक तो यही खत्म किया जा सकता है, आगे बढ़ सकते हैं हम। फिर भी फॉर द सेक ऑफ रिपीटेशन मैं लेता हूं कि अगर हम विल नहीं बना रहे तो हम पीछे हमारे पीछे एक झगड़े का कारण छोड़ के जा रहे हैं, और वो संपत्ति आपने तो अपने जीवन में एंजॉय नहीं की, और आपके पीछे वाले भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एंजॉय नहीं कर पाए वहां तक दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लोग झगड़ेंगे, इतना झगड़ेंगे, इस कदर तक झगड़ेंगे कि दोनों में कोई प्रेम नहीं रहे, वो सिचुएशन तक भी जा सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमको हमारी विल बनानी चाहिए। और विल कैसे बनानी चाहिए, उसमें हमको क्या क्या देखना चाहिए, वो एक आगे का ले लें अभी टॉपिक। नीड ऑफ विल के यस ऊपर तो किसी को कोई एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है ना। मैं खाली एक एग्जांपल दे देता हूं, मेरे घर का ये एग्जांपल। मेरे दादाजी की एक प्रॉपर्टी थी आत्मा गांव में। मैं राजस्थान में आत्मा गांव से बिलोंग करता हूँ। आप लोग ने किसी ने सुना है आत्मा? काकरोली के पास। काकरोली के हाँ, पास। राजसमंद काकरोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। कुआरे के यस, पास ना। यस। ओके। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में काकरोली के पास में हमारा गांव है आत्मा, छोटा सा गांव है। उस गांव में मेरे दादाजी का एक छोटा सा खेत। अब उन्होंने विल नहीं बनाई, ठीक है। अब उनके पीछे उनकी 4 बेटियां और 3 बेटे, 7 जन। अब वो प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी कम थी कि उन बेटों ने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब क्या हो गया, उनकी जो 4 बेटियां थी अब वो रही नहीं, और उनके 3 बेटों में से एक बेटा रहा नहीं। और हर बेटी के, किसी के 5 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, किसी के 7 बच्चे, और उनमें से भी उनके बेटियों के बच्चे भी नहीं रहे, बेटों के बच्चे भी नहीं रहे। अब फैमिली बन गई 100 के ऊपर की। अब उस प्रॉपर्टी को क्लियर कैसे करेंगे बताओ, और उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कौन करेगा? टू टू कॉम्प्लेक्स। अब तो चलो ठीक है, छोटा सा गांव था आत्मा, और उसमें किसी को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, किसी को पड़ी भी नहीं है, क्योंकि उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। अब समझो कल कुछ हुआ और वहां पे एक सोने की खान निकल गई, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, सडनली वहां पे एक सोने की खान निकल गई, तो क्या होगा उसका? फिर तो वैल्यू झगड़े बढ़ गया। अब वो सोने की खान एंजॉय कौन करेगा? उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? इसके प्रदेशन में कोई क्लेम नहीं करेगा तो गवर्नमेंट को। क्लेम तो चलो सर है आगे क्लेम करने, पर वो क्लेम करके कोई उसको एंजॉय कर पाएगा क्या? नहीं कर नहीं। पाएगा। नहीं। तो क्या फायदा हुआ, मेरे दादाजी ने मेरे हमारे लिए ये अच्छे सोच के ही सोच छोड़ी होगी ना, वो छोटी सी जमीन, कि चलो मेरे बच्चे हैं, उनको कुछ मिलेगा, उनका भला होगा, उसके खुश रहेंगे, जो भी है। क्या फायदा उस जमीन का? कोई फायदा हुआ जो उन्होंने सोचा था? मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ, मेरे दादाजी ने जो किया वो किया, पर हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। करेक्ट? पता नहीं, जिसकी वैल्यू आज कम है, किसी ने सोचा था क्या गोल्ड इतना भागेगा? पहले 1 किलो गोल्ड होना तो एकदम लेडीज लोगों में, मतलब वुमेन्स में, मुझे जहां तक पता है कि जेनियों के परिवारों में 1 किलो गोल्ड होना तो बहुत मामूली बात थी। 1-1 किलो गोल्ड तो औरतें एक एक शादी में ऐसे पहन के घुमा करती है। करेक्ट? यस। आज तो वो 1 करोड़ का हो गया। बॉम्बे जैसे शहर में 1 करोड़ में 1 BHK मिल जाता है बड़े आराम से। तो आज के वैल्यू के हिसाब से 1 करोड़ की तो संपत्ति, मतलब एक 1 BHK तो लेडीज लोग पहन के घूमती है शादियों में, या अपने अपनी तिजोरी में रखा हुआ है सबने। करेक्ट है ना? यस। यस। तो मैं मान के चलता हूँ कि हर एक का स्त्री धन तो इतना बड़ा है कि एक 1 BHK या एक 2 BHK बॉम्बे जैसे शहर में खरीद ले। बॉम्बे के बाहर तो और भी बड़ी संपत्ति, हिमन जी बताएंगे कि रायपुर में कितने में खरीद सकते हैं, या कितना कुछ मिल सकता है, बंगलो ही मिल जाएगा वहां पे तो, आराम से। है ना? सो दैट इज द वैल्यू। तो जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं उसकी वैल्यू कम नहीं है। सो इसलिए इवन आपके पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है,
खाली मूवेबल भी है तो भी उसकी वैल्यू है, और आप लोगों ने उसका विल बनाना चाहिए। सो सबसे पहले जब हम विल की बात करते हैं तो विल होता क्या है? विल ये होता है कि एक लीगल डिक्लेरेशन है कि मेरे बाद मेरी जो संपत्ति है वो किस तरह से उसका डिवीजन हो, या वो किस तरह से लोगों में स्प्लिट की जाए, उसका मैं एक डिक्लेरेशन करता हूं। तो विल लिख देने से कोई संपत्ति किसी की हो नहीं जाती। विल इफेक्ट में कब आता है? जब मैं नहीं रहूंगा। मेरे रहते हुए विल इफेक्ट में आता नहीं है। ये बात जानते हैं आप लोग सब? यस यस। चलो गुड, वेरी गुड। अच्छा, विल कौन कौन बना सकता है? पेरेंट्स विल वो बना सकता सभी है बना सकते हैं। जो मेजर है, यानी मेजर। 18 साल के ऊपर है, और जिसका जो साउंड माइंड का है, और ऑफ कोर्स जिसके पास एसेट हो। हम्म। सो ऐसा नहीं है कि विल जो है हम हमारी एज पार कर लेंगे उसी के बाद हमको विल बनानी चाहिए। विल यू शुड मेक द डे यू एक्वायर योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। जिस दिन आप अपनी पहली संपत्ति अर्जित करो या मिले, उस दिन आपको अपनी विल बना लेनी चाहिए। बाद में आप चाहिए उतनी बार विल बदलो, कोई दिक्कत नहीं है, पीरियोडिकली बदलना चाहिए, बदल सकते हैं आप लोग। लेकिन विल तब बन जानी चाहिए जब आप अपने पास फर्स्ट एसेट एक्वायर कर लो। हम ये सोचेंगे कि हम 60 पार 70 पार होंगे तब विल बनाएंगे, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब कोविड के बाद तो मैंने देखा है कि 50 पार करना भी बहुतों के लिए डिफिकल्ट है। सो एक जो मिथ है ना कि विल जो है हम एक एज के बाद बनाएंगे, वो गलत है। हाँ जी, सीमा जी बोलिए। मैं ये पूछ रही थी सर कि अगर किसी के सिंगल चाइल्ड हो, डॉटर, तो उसमें भी विल बनाना जरूरी है? बिल्कुल बनाना जरूरी है। उसका उसके पीछे रीजन ये है कि वो विल में लिखेगा ना कि मेरा एक ही बेटा है, एक ही बेटी है अच्छा। है ना। वी विल डिफाइन अवर फैमिली इन द विल, नो। इसलिए ओके। विल में विल बनाना जरूरी है। और जब वो बेटा बेटी कोर्ट में जाएगा तो उसको ये प्रूव कर पाना कि मैं इकलौता बेटा हूँ, डिफिकल्ट है ना। उसको साइटेशन इशू कराने पड़ेंगे, एक पूरा प्रोसीजर है सक्सेशन का। पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा मैं लीगल हेir हूं। अच्छा। हाँ, इसलिए इट इज ऑलवेज गुड टू हैव विल। ओके, थैंक यू और सर। आजकल का जनरेशन में मतलब विथ ड्यू रिस्पेक्ट, इलेजिटिमेट चिल्ड्रंस का भी हक तो लगता है। मुझे नहीं मालूम कोई इस कैटेगरी में फॉल करता है कि नहीं करता है, बट इफ आई डाई, नहीं करता है। हाँ, इफ आई डाई, सो मेरे जो लेजिटिमेट चिल्ड्रंस है उनका जितना हक है उतना ही हक मेरे इलेजिटिमेट चिल्ड्रंस का भी होगा, है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल वर्ल्ड इतना फास्ट हो गया, दुनिया इतनी फास्ट हो गई कि पता नहीं होता कब किसका क्या किधर कैसे चल रहा है। वेरी ट्रू। तो विल में पार्टीज कौन कौन होते हैं? विल में पार्टीज होते हैं, एक जो टेस्टेटर खुद जो विल बना रहा है, दूसरा एग्जीक्यूटर जो उस विल को बाद में आगे चल के एग्जीक्यूट करेगा, तीसरा विल में जो बेनिफिशियरी है, मतलब जो विल में संपत्ति हो किस किस को जाएगी, वो सारे हो गए बेनिफिशियरी, और विटनेस जो विल को विटनेस करेंगे। दो विटनेस होने चाहिए विल में। अगर जो विल बना रहा है उसकी एज 60 से अबव है तो उसको एक डॉक्टर सर्टिफिकेट विल में लगाना होता है ना। फिर एक बार बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्या बेनिफिशियरी जो होते हैं विल में, मतलब लेट अस से मैं अगर अपनी विल लिख रहा हूं और उसमें मैंने लिखा है कि मेरी जो सारी संपत्ति है मेरी वाइफ को और बच्चों को जाए, तो वाइफ और बच्चे विल के एग्जीक्यूटर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो आंसर ये है कि यस, वो एग्जीक्यूटर हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो एग्जीक्यूटर शुड बी थर्ड पर्सन, ऐसा कोई लॉ नहीं है। यस, वो लोग विटनेस नहीं हो सकते। जो बेनिफिशियरी है वो विल के विटनेस नहीं होने चाहिए। ये मैं इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे कि विल कब चैलेंज होती है कब नहीं चैलेंज होती है। लेट अस से अगर मैंने अपनी सारी संपत्ति अपने एक बेटे को दे दी और उसी को मैंने अपना विटनेस भी बना लिया, और मैंने अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो मेरी बेटी उस विल को चैलेंज कर सकती है और वो विल सेट असाइड हो जाएगी। लीगली उसका चैलेंज सस्टेन करेगा। क्यों?
क्योंकि मैंने एक गलती कर दी थी उसी विल में, अपने बेटे को विटनेस बना दिया था। सो विल बनाते वक्त जो हम गलतियां करते हैं, उन कारणों से भी विल चैलेंज होती है और सेट असाइड होती है। ये डॉक्टर का फिर सर्टिफिकेट क्यों लगता है? क्योंकि वो साउंड माइंड का है, क्योंकि प्रिजम्पशन ये है कि वो एक सीनियर सिटीजन है, तो हो सकता है उनसे वो साउंड माइंड में नहीं हो, उनमें होश आवाज नहीं हो, समझ के उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं बनाया हो, तो वो उसको मिटिगेट करने के लिए डॉक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं, ताकि कल उस ग्राउंड पे कोई उसको चैलेंज नहीं करे। अगर मेरे पिताजी 80 ईयर्स के एज में विल बना रहे हैं और सारी संपत्ति जो है मुझे दे रहे हैं या मेरे भाई को दे रहे हैं, तो मैं इस ग्राउंड पे उसको चैलेंज कर सकता हूँ कि जब पिताजी ने विल बनाई थी 80 साल की उम्र में, उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, ही वॉज नॉट मेंटली फिट, तो कैसे मिटिगेट करेंगे उसको? इसलिए डॉक्टर सर्टिफिकेट होगा तो वो ग्राउंड सस्टेन नहीं करेगा। इसलिए पहले ही बना लेना चाहिए। हाँ, इसलिए पहले ही बना लेना चाहिए। पहले ही बना बिल्कुल। लेना चाहिए। अच्छा, विल में हम कौन सी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं? अगर मेन है तो मतलब मेल जो है, मेल तो अपने विल में खाली खुद की प्रॉपर्टीज लिख सकता है। मतलब जो मैं अगर अपनी विल बना रहा हूं, तो जो प्रॉपर्टी मैंने खुद कमाई है, खुद के पैसे से जो मैंने अर्जित की है, वही मैं अपने विल में लिख सकता हूँ। वुमेन के केस में अलग है। वुमेन के वुमेन नाम की अपने कोई विल में, प्रॉपर्टी होगी तो, यदि हाँ मेरे नाम का मेरा घर होगा या हाँ, मेरे नाम की कोई फैक्ट्री है, तो करेक्ट वो कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन है ना? वुमेन के केस में, वुमेन अपनी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी, उनको जो उनके पेरेंट्स से मिली वो प्रॉपर्टी, और उनको उनके हस्बैंड से जो मिली वो प्रॉपर्टी, सारी ही विल में लिख सकते लिख सकते हैं। हैं। सो वुमेन के लिए इट इज ऑल दीज आर ट्रीटेड एज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। हाँ सर, प्रॉपर्टी के अगर अलावा हाँ, अगर डॉटर डॉटर इज आउट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो वो बिल का उसको कैसा बेनिफिट हो सकता है? हाउ कैन शी क्लेम? सी बाय डिफॉल्ट शी इज एन co-partner irrespective whether she is married or not. No, ये- I'm talking about this is Hindu undivided family law, right? yes, yes, HUF में भी, HUF में wife or married daughter will also be treated at par with a son, so she is also beneficiary. But she is not in HUF. She has married to some other caste which is not Hindu. So how can she claim? She can still claim just because She she is has married to a Muslim guy. How can she claim? by marriage. She doesn't become Muslim. She will have to renounce and declare that she has adopted Muslim religion. Then yes, her rights get extinguished. But if she has not renounced to be a Muslim, matlab Hindu, of course, a girl can marry a Muslim man, but she can always profess that I am still Hindu. My husband may be Muslim, but I am Hindu. In that situation, उस situation में वो HUF की मेंबर रहेगी। HUF की मेंबर तो तब नहीं रहेगी जब वो ये बोले कि मैं अब हिंदू रिलीजन प्रोफेस नहीं कर रही, आई हैव अडॉप्टेड इस्लाम, आई एम मुस्लिम। उस सिचुएशन में यस, देन शी इज नो मोर अ मेंबर ऑफ एन HUF, है ना? वो तो वो शादी नहीं करे तो भी कर सकती है। बिफोर मैरिज ऑल्सो शी कैन से आई डोंट वांट टू प्रोफेस हिंदू रिलीजन, आई वांट टू बिकम मुस्लिम। शी कैन डिक्लेयर हरसेल्फ एज मुस्लिम, इस्लामिक फॉलोअर और मोमेडियन। सो वो दोनों ही सिचुएशन में शी इज नो मोर अ बेनिफिशियरी अंडर द HUF, है राज ना? जी, आप जैसे प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं लेडीज की, तो इसमें यू आर इंक्लूडिंग ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग ज्वेलरी आल्सो, राइट, एंड शेयर्स यस यस, आल्सो? मूवेबल इमूवेबल दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों की सारी। बात है। एसेट या प्रॉपर्टी जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ तो दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग। And liabilities में? लाइबिलिटीज एक अलग फैक्टर है, उसको हम सेपरेटली डील कर लेते हैं। लाइबिलिटी का ये है कि अगर आपको कुछ हो जाता है, तो जी लेट अस से मैं हूं, मेरी मदर के बाद मुझे एक प्रॉपर्टी मिली जिसकी वैल्यू 100 रुपया है, और वो मुझे मिली है बाय सक्सेशन बोलो या बाय विल बोलो, लेकिन उसी वक्त मेरी मदर के ऊपर एक 200 मतलब 25 रुपए की लाइबिलिटी किसी की थी,
किसी को पैसा देना था मदर को, तो मुझे वो पैसा चुकाना पड़ेगा तब तक जब तक वो 100 रुपए की प्रॉपर्टी की वैल्यू एग्जॉस्ट नहीं होती। वाइस वर्सा सिचुएशन में चलते कि मुझे 100 रुपए की प्रॉपर्टी मिली, मेरे मदर की 200 रुपए की लाइबिलिटी थी, तो मेरी लाइबिलिटी 100 रुपए तक, 200 की नहीं है। तो मेरी लाइबिलिटी उतनी ही है जितना कि मुझे एसेट्स मिला है, एसेट्स को एक्सीड नहीं कर सकते। That's a new thing. Then that will become zero. यस यस। तो ऐसे एक बहुत क्लियर चीज समझ लो कि इनहेरिटेंस जो है, सक्सेशन जो है, दैट इज क्लियर। मतलब समझो अगर लाइबिलिटी नहीं भी है, लेटर से कोई टैक्स ड्यू उसके ऊपर है, किसी एसेट के ऊपर, तो अगर आप एसेट क्लेम कर रहे हो तो आपको वो टैक्स ड्यूज, उसके ऊपर जो लाइबिलिटीज है वो सब क्लियर करनी पड़ेगी। सो कभी भी द एसेट विच कम्स टू यू, इट कम्स टू यू एज एन होल, इट्स अ पैकेज। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं एसेट एसेट रख लूंगा, लाइबिलिटी नहीं पे करूंगी, ऐसा नहीं होता। अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो आप ऐसे उसकी लाइबिलिटी भी आपको बेयर करनी पड़ेगी। ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता ना कि मेरे को मेरे फादर से फ्लैट मिला, मुझे गिफ्ट में मिला या एंसेस्ट्रल मिला है, तो मैं सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं पे करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे बिजनेस में लोन्स लेते हैं तो सिग्नेचर Correct. लगता है ना लेडीज का भी, करेक्ट, तो वो तो उधर में सारा माइनस हो जाएगा। बिल्कुल माइनस हो जाएगा। हाँ, जो जितने उसीलिए लेडीज सिग्नेचर करते हो लोन पे, वो ध्यान दे दीजिए इस बात पे। नहीं, लोन पे सिग्नेचर करते हैं इसका मतलब तो आप गारंटर बन रहे हो, वहां पे तो लाइबिलिटी और ज्यादा बड़ी हो गई। लाइबिलिटी इसलिए बड़ी हो गई कि अगर गारंटर अगर हम बन गए किसी लोन में, तो हस्बैंड पे करे नहीं करे, हम वो पूरा पे करेंगे, तो वो गारंटर बन गए। मैं तो बोल रहा हूँ अगर आप गारंटर नहीं भी बने होते, आपने लोन नहीं भी साइन किया होता, लेटर से एक हाउसिंग लोन में आपके हस्बैंड ने एक फ्लैट खरीदा और कुछ आपके हस्बैंड को हो जाता है और हाउसिंग लोन जो है पूरा पे नहीं हुआ है, और अगर आपको फ्लैट क्लेम करना है तो आपकी लाइबिलिटी सिर्फ वो लोन का जो अमाउंट है वो पे करने तक की है, बाकी की लाइबिलिटी आपकी नहीं है ना। लेटर से आपके हस्बैंड ने बिजनेस लोन लिया होगा, सो वहां पे सिचुएशन अलग हो जाती है। सो योर लाइबिलिटी इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट, जो आपको फ्लैट मिला उतना ही। लेटर से आपके हस्बैंड ने मतलब सॉरी एक वुमेन के हस्बैंड ने 100 करोड़ का लोन लिया टुवर्ड्स बिजनेस, उसमें से उसने एक फ्लैट जो था वो गिरवी रखा, जो विल में वाइफ को लिख के दे दिया था। उस फ्लैट का वैल्यू सिर्फ 10 करोड़ रुपया है। तो मैक्सिमम लाइबिलिटी वाइफ की, अगर वो गारंटर नहीं है, तो सिर्फ वो फ्लैट छोड़ने तक की है, उसके आगे की नहीं है, स्त्री धन नहीं, वो नहीं क्योंकि वो गारंटर नहीं है। नहीं, अगर यही वो गारंटर होती, अगर यही वो गारंटर होती तो उसकी खुद की एसेट भी उसमें बैंक अटैच कर लेते। नहीं नहीं, हम बोल रहे, जो आप बोल रहे थे भैया स्त्री धन का, वो भी जाएगा ना उसी में, जाएगा, है ना। बिल्कुल जाएगा। वही तो मैं जो वही बोल रहा हूँ कि अगर आप गारंटर हो या नहीं हो का डिस्टिंक्शन बता रहा हूँ। एक सिंपल एग्जांपल से चलते हैं। 100 रुपए का लोन हस्बैंड ने लिया, हस्बैंड को कुछ हो गया, दो सिचुएशन है, और उसमें से एक फ्लैट आपको मिला हस्बैंड से जो 10 रुपए का है, बराबर ना। अगर आप गारंटर हो तो आपकी लाइबिलिटी पूरे 100 रुपए की है। अगर आप गारंटर नहीं हो तो आपकी लाइबिलिटी 10 रुपए की है, क्योंकि 10 ही रुपए का फ्लैट आपको आपके हस्बैंड से मिला। क्लियर है? So that means while signing the guarantee document, we should be very, very careful. Yes, not only with husband, anybody on this earth. That's true. है ना? क्योंकि गारंटी साइन करने से वी आर सेइंग दैट के इन एब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल पेइंग, आई विल पे द एंटायर लाइबिलिटी, दैट इज कॉल्ड गारंटी। हम बोलते हैं ना बहुत बार कि अरे यार इसकी गारंटी मैं लेता हूं, तो मतलब हमने ये इनडायरेक्टली बोल दिया कि उसकी सारी डिफॉल्ट्स की जवाबदारी अब हमारी। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जो साइन करती होंगी बैंक डॉक्यूमेंट्स में, शायद वो नहीं जानती है कि वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। यस 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 यस, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशली इन केस ऑफ वुमेन्स। मैंने अभी जो बताया था ना कि एक वुमेन के लिए वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ट्रीट की जाती है 3 सोर्सेज से, तो इस तरह की गारंटी साइन करके वो तीनों सोर्स के प्रॉपर्टी को रिस्क पे डाल रही है ना। सो दैट इज समथिंग विच
मतलब ये बोलते हैं ना कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, तो ये उसका एक बाई प्रोडक्ट है जो नुकसान है। एक और बात भैया, जैसे कि हमने गारंटी लिया तो फिर जो बच्चे हैं, जैसे कि था कि डिवाइड होगा बच्चों में, अगर बच्चों का भी कुछ हिस्सा आना है तो वो भी उनको कुछ नहीं मिलना है, उनको भी जीरो ही हो वो जाए। उनको मिलेगा, फिर वो गारंटी उतनी रह गई। Excuse me, sir. हाँ जी। जी, आई हैव टू क्यूरियस सर। सर एक्चुअली एक एक सवाल आ रहा था कि यदि कोई किसी ने अपने मेंटली यदि वो उस टाइम पे फिट नहीं हो और उनके ब्रदर्स या उनके घर वाले कुछ विल को अपने नाम करा ले, तो क्या बाद में वो और उसका डॉक्टर के डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट नहीं हो उस टाइम का, तो क्या उनके डाउटर्स या फिर उनके सन चाइल्ड वो वापस क्लेम कर सकते हैं क्या? कर यदि सकते हैं, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, पर बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर है जो तो, इस बात को असर्ट कर रहा है कि वो मेंटली फिट नहीं थे। तो उसका प्रूफ आपको देना होगा कि हाँ, जैसे बर्डन ऑफ कंडीशन। प्रूफ आपके ऊपर है कि वो मेंटली फिट नहीं थे, ये प्रूफ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि वो मेंटली फिट नहीं थे। यस, तो उनका वो आप कैसे प्रूव करोगे? या तो उनका डॉक्टर के डॉक्यूमेंट से थ्रू आउट। मेडिकेशन ले रहे होंगे, कोई ट्रीटमेंट ले रहे होंगे, यस या ऐसा कोई डॉक्टर जो उनको ट्रीटमेंट दे रहा होगा वो आके यस विटनेस दे दे कि ये मेरे सुपरविजन में थे, या कोई रिलेटिव्स रिलेशन वाले बोल दे कि हाँ बाबा उनको कुछ समझता नहीं था, वो मेंटली फिट नहीं थे, है ना। इस तरह दिस से इज वेरी बहुत इजी सारे वे। तरीकों से या प्रूव किया जा सकता है। ओके सर, थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन था मेरा, इफ विल नहीं बनाया है और उसका सिंगल चाइल्ड है, ठीक है, विल बना ही नहीं है, क्योंकि कई बार अपन ले लेते हो ये सोचते ही नहीं, जैसा कि आपने अभी बताया था हमें, तो सर वो प्रॉपर्टी क्या गवर्नमेंट के हैंड ओवर चला जाता है या फिर नहीं 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 उसमें, तो नहीं, फिर या वो डाउटर उस पे क्लेम कर सकती है उनके जाने के बाद, हंड्रेड क्या परसेंट होगा? हंड्रेड परसेंट कर सकती है। बिल नहीं बनाया गया है फिर भी वो कर सकती है यस क्लेम? यस यस, सर्टनली कर सकती है। तो सर उसके लिए वो क्या प्रोसेस रहेगा कि वो, कई बार हम लोग उसके ही लिए प्रॉपर्टी लेते हैं। हाँ, यस सर। हम्म, उसके कई लिए बार हम लेटर लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता ओके। है ना। हाँ, यस सी गवर्नमेंट को तब वो तब जाएगी प्रॉपर्टी जब कोई भी 5 केसेस ऑफ लीगल क्लासेस ऑफ लीगल एज है उसमें से कोई भी क्लेम करने नहीं आया, तब वो गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी जाती है, ओके। अदरवाइज वो गवर्नमेंट को नहीं जाती, सर 5 है ना। कौन कौन सा फेज है? फर्स्ट क्लास ऑफ प्रॉपर्टी में जो आते हैं बच्चे और वाइफ वाइफ, यस। और मदर, डिपेंडेंट मदर। लेट अस से इन ओके केस ऑफ मेल इट विल बी फर्स्ट क्लास ऑफ फैमिली में बच्चे, बच्चों के बच्चे, वाइफ और डिपेंडेंट मदर। इन केस ऑफ वुमेन जो है उस केस में 3 लीगल एयर आते हैं क्लास, उनमें बच्चे मतलब सन, डॉटर एंड हस्बैंड। अगर ये तीनों ही नहीं है तो क्लास 2 में जाता है। अगर क्लास 2 की कैटेगरी में भी कोई नहीं है तो क्लास 3, वो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, फिर बाद में वो ट्रेवल करता है ट्री में थोड़ा ऊपर, भाई बहन, माता पिता, माता पिता के बच्चे, फिर माता पिता के भाई बहन, इस तरह से फर्दर ट्रेवल करते करते अगर कोई भी क्लेमेंट नहीं है ऑल द 5 क्लासेस में, तो फिर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को जाती है, अदरवाइज नहीं। ओके सर। सर तो यहाँ पे आपने बताया विल बनाना बहुत जरूरी है, तो जिसका सिंगल चाइल्ड हो या फिर 2 डाउटर्स हो, तो विल नहीं भी बने तो इट्स ओके, वो क्लेम कर लेके बाद में, सी इज इन नहीं, सेफ जोन। मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ कि विल बनाना इसलिए जरूरी है, भले सिंगल चाइल्ड भी है तो भी उसको ईज रहे क्लेम करने के लिए, इसलिए विल बनानी चाहिए, ओके, है ना। उसे आगे जाके प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। करेक्ट। दूसरा, ओके। आजकल क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई, हर चीज डिजिटल रहती है ना। यस। तो अब मैं यहाँ ऑफिस में बैठे बैठे क्या खरीद रहा हूँ ऑनलाइन या क्या बेच रहा हूँ, मेरे बच्चों को, बीवी को, किसी को पता ही नहीं होता। यस। मैं आप सबसे पूछता हूँ कि आप लोग को पता है कि आपके हस्बैंड की क्या क्या एसेट्स है, कौन नो से सर। बैंक अकाउंट्स है, कौन से बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, कितने डिमेट अकाउंट्स है, उसमें क्या क्या अमाउंट्स पड़े हैं, नहीं पता होता। डे टू डे बिजनेस में आपके हस्बैंड के किस किस के से कितने कितने पैसे लेने हैं, नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि आजकल, पहले तो क्या था, जॉइंट फैमिली कल्चर होता था, पूरा परिवार साथ में डील करता था, तो घर में अगर एक को नहीं मालूम तो दूसरे को मालूम, दूसरे को नहीं मालूम तो तीसरे को मालूम। प्लस जूने जमाने में लोग चोपड़ा रखते थे, हर हाँ। चीज बही खाते में लिखी जाती थी, उसका हिसाब किताब रहता था। तो फिर भी चलो, अगर आदमी नहीं रहा तो उसके पीछे उसके बही खाते देख लेंगे, हिसाब किताब देख लेंगे, दूसरे फैमिली मेंबर्स देख लेंगे। पर अब फैमिलीज हो गई न्यूक्लियर,
और Yes. न्यूक्लियर में भी होता ये है, मैं मेरी बात ही कर दूं, मैं सुबह घर से नाश्ता करके निकलता हूँ, शाम को घर पे जाता हूँ, 5-10 मिनट जब खाना खा रहा हूँ, बच्चों से बात कर ली, बीवी से बात कर ली, उसके बाद में अपनी टीवी ऑन करता हूँ और बैठ जाता हूँ। मेरे बच्चे अपने अपने कमरे में अपना अपना मोबाइल देख रहे होते हैं, मेरी वाइफ बेडरूम में जाके अपना मोबाइल देख रही होती है। यस, जनरली ये मेरे केसेस में घर की ऐसा बात होता बता है। रहा हूँ, यस है ना? ऐसे ही होता है। सर, तो ऐसा ही इस होता है सिचुएशन जनरली। में हो सकता है किसी का कम्युनिकेशन ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। अब मैंने आज दिन भर या इस पूरे महीने में ऑफिस में क्या काम किया किसको मालूम, नो क्या वन कमाया किसको मालूम, क्या पैसा किसको दिया किसको मालूम, है ना? नोबडी नोस। यस। इसलिए कम से कम बिल बना देने से हमारी बड़ी बड़ी संपत्तियां जो है वो तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड हो गई, यस। है ना? कम से कम लार्जर पिक्चर तो सेफ है, छोटा मोटा जो डे टू डे वाला गया वो गया, मिस हो गया वो हो गया। सो दैट इज ऑल्सो रीजन बिल बनाना चाहिए। अगर विल नहीं भी बना रहे हैं तो डिजी लॉकर नाम की एक चीज होती है, डिजी लॉकर में एसेट्स के सारे वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स उसमें रखने चाहिए। कितने लोग डिजिटल डिजी लॉकर यूज करते हैं? वेरी गुड, वेरी फ्यू पीपल, बट मेक अ हैबिट, डिजी लॉकर बनाए, डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बनाए और अपने जितने डॉक्यूमेंट्स है, ज्वेलरी भी है ना, ज्वेलरी के फोटो खींच के रख लो डिजी लॉकर में सारे। मतलब अपन सर, ये दिस इज सोचेंगे ना कि कल इनकम टैक्स वाला आएंगे, उनको फोटो मिल जाएंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इनकम टैक्स आएंगे, कुछ टैक्स लेके जाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है तो ज्वेलरी चली जाएगी। आजकल तो बहुत बार होता है, आप लोग लेडीज लोग आपस में ज्वेलरी शेयर भी करते हो। मैंने अपनी बहन को दे दी पहनने के लिए, अपनी भाभी को दे दी पहनने के लिए। बहुत बार हम भूल जाते हैं लेना देना, वापस मंगाना। आजकल लोगों की मेमोरी बहुत वीक हो गई, लाइक वी हैव वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी, हम भूल जाते हैं। तो उस सिचुएशन में फोटो लगा हुआ रहेगा तो हमको पता रहेगा, अरे यार मेरे पास तो फलानी ज्वेलरी है ना? सो डिजी लॉकर में सारे एसेट्स रखने चाहिए, एसेट्स की डिटेल्स रखनी चाहिए। अगर डिजी लॉकर नहीं तो कोई भी एक अच्छी प्लेस पे रखनी चाहिए। और कम से कम आपके लाइफ में 5 लोग ऐसे होने चाहिए जिनको ये पता हो कि आपके पास क्या क्या है। कितने लोग हैं जिनके पास 5 लोग हैं? 90% लोगों में शेयरिंग नहीं होती होगी, ओनली 10% ही होंगे जो हर आपस में पूरा शेयर करते है ना? होंगे। सो इट इज नॉट मेरे जस्ट ख्याल से अबाउट तो विल, इट इज ऑल्सो अबाउट अ हेल्दी एसेट मैनेजमेंट, जो लेडीज लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आई हैव सीन द वुमेन्स आर वेरी वेरी मल्टी टैलेंटेड, और उनमें जो मल्टीपल एक्टिविटीज एट टाइम करने का जो स्किल होता है वो मेंस में नहीं होता। मैं मेरी बात कर लूं, मैं अगर ऑफिस में बैठा हूं तो ऑफिस में कंप्यूटर में अपना काम कर रहा हूं तो मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे कंप्यूटर मेरे ऑफिस वर्क पे होगा। लेकिन आई जस्ट एडमायर माई वाइफ द वे शी वर्क्स। वो किचन में काम भी करेगी, उसको ये भी पता है कि मैं लिविंग रूम में खाना खा रहा हूँ तो मेरे थाली में खाना रोटी है या नहीं है, साइड में मेरे चैनल में क्या चल रहा है टीवी में, साइड में मेरे बच्चे बेडरूम में क्या चीज मांग रहे हैं उनको दे भी देगी। उसके साथ साथ वो अपने बहन से किसी से फोन पे भी बात कर लेगी। इतना सारा काम वो एक साथ कर लेती है। दैट इज द एबिलिटी ऑफ वुमेन। मैंने मल्टी देखा है मेरे मल्टी ऑफिस में टैलेंटेड। स्टाफ जो है लेडी स्टाफ, वो बहुत अच्छे से ऑफिस का काम भी करते हैं साइड बाय साइड। अरे मेरे मम्मी के लिए मुझे शाम को ये लेके जाना है, पापा के लिए वो लेके जाना है, अरे मेरे भाई को फोन करके याद दिलाना है कि उसकी फ्लाइट है। सारा कुछ लेडीज लोग बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। ये एक स्पेशल एबिलिटी है वुमेन्स की, वेयर दे डू मल्टीटास्किंग, मल्टीपल एक्टिविटीज एट अ टाइम। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऑफिस में बैठी हूँ कंप्यूटर में काम कर रही हूँ तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरे मम्मी की दवाई लेनी बाकी है। उनको याद रहता है, बराबर दवाई लेने का टाइम आएगा उनको याद आ जाएगा, अरे मेरी मम्मी को दवाई देनी हो, फोन काम को साइड में रखेगी, फोन उठाएगी, मम्मी को फोन करेगी दवाई ले लेना, और वापस अपने काम पे। ये एक्सपर्टीज वुमेन्स की होती है। और इसीलिए हम ये सेशन कर रहे हैं आज वुमेन्स के साथ कि आपका काम है अपने फैमिली का वेलबींग देखना, अपने रिस्पेक्टिव हस्बैंड से विल बनवाना, उनके साथ शाम को बैठ के हिसाब किताब लेना, भैया दिखा दो एक एसेट्स की पूरी लिस्ट बनवा दो मेरे को, आपके सारे बैंक अकाउंट्स के पासवर्ड लिखा दो, आपके जितने भी डिजिटल अकाउंट्स हैं ऑनलाइन अकाउंट्स हैं सबके लॉगिन आईडी पासवर्ड बेसिक डिटेल्स अकाउंट डिटेल्स हमको एक कागज पे लिखवा दो या टेली में कहीं पे दे दो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल में। बिकॉज कब क्या होगा नोबडी नोस।
कितने लोगों ने ऐसा करके रखा है? कुछ कुछ हद तक। नहीं, हाँ हाँ, ये तो नहीं। पर कोविड के समय यदि ये सारी चीजों का बहुत लोगों को फेस करना पड़ा। मैं बोल रहा हूँ मनीषा कि जी say the husband won't tell. हस्बैंड के मैं जाने तो के बाद अपनी लेडीज को पता ही नहीं था कि उनके पास क्या है क्या नहीं है। मैं अपनी वाइफ को एवरी मंथ अपना पूरा डेटा जो है उसका एक लिस्ट बना के ईमेल करते रहता हूँ। मैंने एक वर्ड फाइल बना के रखी है, एक्सेल शीट फाइल बना के रखी है, जिसमें जब भी मैंने कोई नया बैंक अकाउंट खोला या उसमें पासवर्ड चेंज किया या कुछ किया तो इमीडिएटली वाइफ को एवरी मंथली ईमेल चला जाता है या उससे डेटा शेयर हो जाता है, सो दैट एटलीस्ट शी नोज के उसके पीछे, मतलब उसके हस्बैंड के पीछे उसके पास क्या आना है। क्या चलो लेट्स कम बैक टू टॉपिक। इट इज ऑलरेडी 4:37 I think एंड आज मैंने आई हम थिंक मोर दो देन 1 कवर। आवर एक्सीड कर लिया है। रितु जी कितना टाइम ले सकते हैं अभी? अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके दो टॉपिक है उसके लिए एक बार आपको फिर बुला लेंगे। Yeah, we need more such sessions. अभी क्वेश्चन चलो आंसर एक दे काम देते करते हैं, हैं। मेरा विल का टॉपिक लगभग नीड ऑफ विल जो है, इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ विल खत्म हो गया। हाउ टू मेक अ विल जो है आई विल टेक ओनली 2 मिनट्स। प्लीज। हाँ, सबसे बड़ी बात यही है बिल्कुल। कि वसीयत जो है 2 मिनट में बताई जा सकती है। तो किसकी बनाएंगे? हितेन जी है क्या अभी ऑनलाइन? हितेन जी है तो सही, पर एक हितेन जी आप हो क्या? सेकेंड। ऑफिस में ही है उधर खुल ऑफिस में ही है हितेन जी, पर हितेन जी हेलो बोल सकते हो तो आपकी वसीयत बना लेते हैं 2 मिनट में फटाफट। मीटिंग में होंगे वो सब। एक शुड हितेन आई जी का ध्यान कॉल? नहीं है। ठीक है, तो रितु जी की बना ले विल। हाँ, रितु रितु शीतल जी जी देखो की मैं खाली बनाते हैं, एक्चुअल वेल्थ उनके पास है। हाँ शीतल जी के बनाते हैं, एक्चुअल वेल्थ उनके पास है। किसकी बनाए? शीतल जी की बनाए? बिल्कुल, आई थिंक ये सबसे बेस्ट होगा। बनाइए, हाँ बनाइए। नहीं नहीं, शीतल जी मुझे एसेट नहीं देंगे, रुको रितु जी की बनाते हैं, है ना? शीतल जी का तो बहुत लंबा चौड़ा है। मैं रितु Right. चौड़िया। इंग्लिश में बनाए हिंदी में बनाए? जैसे भी। है नोट ना, बहुत सिंपल है। रिकॉर्ड हाँ, करके रखिए भाई, मैं ऐसे ही सबको ही अपना बना नहीं देना। रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ, रिकॉर्ड चालू है। Recording मैंने start. नोट कर लिया अपने तो पूरे रितु जी आप होशो बोलते हवास। जाइए मेरे पीछे पीछे। मैं मैं रितु चौड़िया अपने ऋतु पूरे होश चौड़िया आवाज में अपनी वसीयत बना रही हूँ। अपने पूरे होशो हवास में अपनी वसीयत बना रही हूँ। मेरे परिवार में मेरे पीछे मेरे हस्बैंड मेरे और परिवार में मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। नाम नाम विपुल ठीक है मेरे पास है। एक फ्लैट, एक ऑफिस, एक फैक्ट्री, 5 बैंक अकाउंट सारा बता देंगे। बहुत कम है, बहुत कम है। और डीमैट अकाउंट, ओके। LIC पॉलिसीज और एक फार्म हाउस और कुछ एग्रीकल्चर लैंड्स है, करेक्ट? और ये आप सारी जो संपत्ति लाइफ टाइम के लिए मैं अपने हस्बैंड को और उसके बाद अपने बच्चों को दे रही हूँ। प्लस डन। मेरी जो एसेट्स होगी उसमें से 5 करोड़ रुपया जीतो को और 10 करोड़ रुपया राज सिंह को बिल्कुल सारा आप ही का है। बिल में दे रही हूँ, है ना? बस ये हो गई बिल, बिल्कुल इतना सिंपल था। एकदम सिंपल है। फिर और ये जीतो सारी के पास संपत्ति को इतना एग्जीक्यूट तो करने के विटनेस लिए विटनेस भी तो चाहिए ना सर। हाँ हाँ 2 मिनट, इस सब को आपने एग्जीक्यूट हाँ करने कर के दिया लिए है। मैं हाँ, शीतल जी को अपना एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करती हूँ। मैं लोकल रहती हूँ रायपुर में। रितु जी भी रायपुर में ही है। अच्छा कुसुम जी, हाँ, जीजो को तो वैसे पैसे चाहिए नहीं, जीजो ऑलरेडी बहुत रिसोर्सफुल है। ये हाँ, कट कर राज रहे हैं, ऋतु जी इसमें से कट कर रहे हैं अपने सेंटेंस में से। कोई नहीं, हम TPF को दे देंगे, है ना? हाँ, ये जा। ठीक है, सो ये तो बन गई विल। कितना टाइम लगा हमको विल बनाने में?
और हार्डली 60 ईयर प्लस तो नहीं है रितु जी? नहीं तो फिर नहीं, एक सर्टिफिकेट लगेगा डॉक्टर का। अभी कोई हाँ सर्टिफिकेट नहीं, अभी वो यंग है, अभी डॉक्टर राज सर्टिफिकेट नहीं भैया, चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट आपका रहेगा सेशन, उसमें सब ऐसे ही लिख के लेकर आएंगे और सब अपना पढ़ लेंगे आपके सामने, और हम सब हाँ गवाह रहेंगे, तो हमारा सबका विल फाइनल हो जाएगा आपके देख रेख में। चलो ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन बचता है? एक आध क्वेश्चन हो तो ले लेते हैं। आई थिंक बिकॉज हम लोग ऑलरेडी रनिंग लेट, 4:41 हो चुका है। जस्ट 2 मिनट्स में आई टेक 1 or 2 क्वेश्चंस, अगर कोई होगा तो। है तो बहुत सारे। पर मैं सारे आपको ना नहीं सारे होते। text कर दूंगी, आप उनको भेज दीजिएगा। एक क्वेश्चन जो एक सिंपल है कि इफ अ पर्सन इज लीगली अडॉप्टेड a child and has property in ownership, can he or she share any of her or his property to his or her real brother or sister? मतलब अगर कोई बच्चा अडॉप्ट किया है उन्होंने, तो बच्चे के मम्मी पापा या बच्चे के जो रियल ब्रदर एंड सिस्टर, उनका कोई हक बनता है क्या इनकी प्रॉपर्टी में? नहीं। नहीं। Now, irrespective whether he is a biological son or not, since he has been adopted, तो उसके सारे जो एसेट्स होंगे वो उसके लीनियल डिसेंडेंट्स, एज इफ कि वो उसका बायोलॉजिकल सन है, वैसे जाएगा। ओके, वेयर He'll इज be विल deemed as a biological son. विल कहाँ रखते हैं भाई साहब? वेयर इज विल केप्ट? Will can be kept with the testator to with the executors, या कोई ट्रस्टी जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं उसके पास रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी अगर एग्जीक्यूटर किसी एंड बेनिफिशियरी कैन बी द सेम पर्सन, कोई इशू नहीं है। कोई जरूरी नहीं किसी कि एक ने एग्जीक्यूटर लॉयर हो, एग्जीक्यूटर ओके, कैन बी एनीबडी जिसको थोड़ी समझ हो। जैसे अभी किसी ने हाथ से लिख करके अपने कबर्ड में रख दिया लिख करके, तो क्या वो वैलिड डॉक्यूमेंट है या वो जरूरी है कि उसमें एग्जीक्यूटर हो और विटनेसेस हो? एग्जीक्यूटर होना जरूरी नहीं है, विटनेस होना जरूरी है, और बेनिफिशियरी होना जरूरी है ना। और फादर राइट। अपनी मर्जी से, अगर उसकी स्वअर्जित प्रॉपर्टी है तो अपनी मर्जी से अपनी विल बना सकते हैं, किसी को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं। लाइक लेटर से आप हो, आपकी संपत्ति की विल आप बना रहे हो, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, यू कैन मेक इट ऑन योर ओन। हम पूछते हैं इसलिए ताकि आपस में डिस्प्यूट नहीं हो, लीगली कोई बाइंडिंग फैक्टर नहीं। बट Sir, can we change or cancel our will? यस, अरे यार, आप एनी टाइम अपना विल चेंज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, अमेंड कर रीतू जी आप सकते हैं। चेंज कर सकते हो। हाँ, रीतू जी आप चेंज कर सकते हो अपनी करके will। मुझे भेज भी दिया। आपने मेरी विल बनवाई, उन्होंने रिकॉर्ड करके मुझे भेज भी दी कि बन गई आपकी विल। चलो अच्छा है। ये जो अभी चलो, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा रहा राजी आपके साथ आज ये सेशन। और मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजें आपने बताई जो शायद हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। इवन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे भी बहुत सारी चीजें नई जानने को मिली, जो मुझे लगता है कि हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना होगा। उन्होंने नोट्स भी बनाए होंगे, अगर नोट्स नहीं बनाए होंगे तो हमारा ये रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल होगा, तो प्लीज इसको देखिएगा और अपने रिकॉर्ड्स बनाइएगा। क्योंकि टाइम बहुत हो गया है तो मैं जस्ट जंपिंग ऑन द कंक्लूजन। फॉर थैंक्स गिविंग मैं इनवाइट करना चाहूंगी रश्मि जी को। रश्मि जी जैन रायपुर चैप्टर की प्रेसिडेंट है, जेएलडब्ल्यू चैप्टर की प्रेसिडेंट है, और अंकिता जी यहाँ पर हैं। दो लोग को बहुत बहुत बधाई इस खूबसूरत से प्रोग्राम। थैंक यू। और अपनी थाईलैंड की टीम, बहुत इंटरेक्टिव रखा आपके कारण ये जो पूरा सेशन था। आप दोनों को मैं दे देती हूँ, बाकी को रश्मि जी। सभी को जय मेन जी ने। एक सेकेंड, मेन जैसे सर ने अभी बताया, मुझे लगता है कि मेन को भी ये सेशन लेना चाहिए। भाई साहब ने जैसे बताया कि सारा चीज है ना लेडीज को पता होना चाहिए। एक्चुअली क्या हुआ मालूम है कि मैंने कम से कम अभी तक 20 से 25 सेशन कर लिए विल के ऊपर, पर कन्वर्जन रेट जो है बहुत स्लो है, मतलब 1% भी कन्वर्जन नहीं है। तो मैंने फॉर अ चेंज सोचा कि चलो थोड़ा ट्वीक करते हैं, अब सेशंस करते हैं वुमेन्स के साथ। वुमेन विल बनाए नहीं बनाए, अपने हस्बैंड से बनवा तो लेगी। हाँ, अब ये कर सकते हैं। हाँ। सभी को जय जी ने। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। चेयरपर्सन शीतल जी, सेक्रेटरी रितु जी एवं पूरी कोर कमेटी,
एमपीसीजी जोन हितेन जी, सेक्रेटरी दिलीप जी, जेएलडब्ल्यू जोन कन्वीनर कुसुम जी, डीजी नारी प्रोजेक्ट कन्वीनर प्रियंका जी का मैं भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिसके साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। राजेंद्र जी का तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतने सरल शब्द सरल तरीके से हम सबको समझाया और हमारे राइट्स बताए। रायपुर चैप्टर चेयरमैन तिलोक जी एवं कोर कमेटी, जिन्होंने आज इस आयोजन को अपनी उपस्थिति से गरिमा प्रदान की। साथ ही मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे जेएलडब्ल्यू जोन कन्वीनर एवं जेएल वर्टिकल कन्वीनर, थाईलैंड के जेएलडब्ल्यू चेयरपर्सन सीमा जी एवं सेक्रेटरी श्वेता जी एवं पूरी कोर कमेटी और मेंबर, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर यह प्रोग्राम किया और आप सबके सहयोग से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए ऑल सीपी, सीएस एवं कोर कमेटी, ऑल जेएलडब्ल्यू मेंबर एवं सभी उपस्थित जनों का भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप सब लोगों के सहयोग के बिना यह इवेंट संभव नहीं था। आप सभी की उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणादायक रही। आयोजन को सफल बनाने के लिए जिन जिन लोगों ने पर्दे के पीछे अथवा हम सामने रहकर मेहनत की है, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से यह कार्यक्रम सफल हो पाया। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच राजी, आपने इतना समय दिया एंड इट्स अ वर्किंग डे। आई एम श्योर कि आपका बहुत सारा टाइम हमने प्रोफेशनली दिया है। श्योरली वो कंपनसेट हो जाएगा विद आवर फीमेल पार्टिसिपेंट्स कमिंग फॉर योर कंसल्टेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा सेशन रहा है। ऐसा लगता है कि एक दो सेशन बहुत और इजी करना वे में चाहिए। समझाया आपने। एकदम क्लियर हो गया। और अब हम सब आपके अगले सेशन का डेट इंतजार करें। जल्द ही जल्द आप नेक्स्ट बेसब्री से सेशन हमारे इंतजार साथ करेंगे। करेंगे। बिग थैंक्स फॉर प्रियंका जी। एक्चुअली प्रियंका जी ही सूत्रधार रही इस पूरे प्रोग्राम की। मेन तो प्रियंका जी थैंक यू रितु जी। प्रियंका जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो नहीं प्रियंका जी नहीं, को थैंक यू सो मच रितु जी। आपसे बात करके हमें इतने अच्छे स्पीकर मिले, राज सर के साथ हमने इतना कुछ सीखा। और रियली अप्रिशिएट टू द टीम ऑफ थाईलैंड एंड रायपुर चैप्टर। बहुत एनर्जेटिक टीम है और हम लोग ऐसे सेशंस और भी करें। राज सर से रिक्वेस्ट है, ये हमारा फर्स्ट सेशन था, ये टॉपिक बहुत वास्ट है, हम लोग और भी आगे इसमें सेशंस करेंगे। थैंक यू। श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।